बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला दिन और अब तक ये दिन रहा है बुल्स के नाम। जी हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गेंस नहीं है, लेकिन गेंस तो हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। और अगर आप देखेंगे मार्केट में तो अच्छा एक्शन है। आज दो तीन चीज़ें हुई हैं। निफ्टी IT ने लीड किया है, करीब करीब 1%। रिलायंस ने लीड किया है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की सुस्त शुरुआत हुई, लेकिन अब थोड़ा पिकअप कर रहा है बैंक निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी पहले एक घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन अब अच्छी रैली है। तो बड़ा सवाल यही कि यहाँ से आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। खैर, इन सब पर बातचीत होगी। आज वीरू में रहेंगे आपके साथ शो में। कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में गैप अप के बाद रफ्तार कायम। निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 24,100 के ऊपर टिकने में कामयाब। 100-डे मूविंग एवरेज पार करने के कगार पर। वहीं बैंक निफ्टी में भी मजबूती। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रौनक। बिग स्टॉक्स का जलवा। मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट से डिलीवरी में जोरदार रफ्तार। शेयर 5% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। उधर शुक्रवार का बिग स्टॉक कोफोर्ज आज भी कर रहा है कमाल। शेयर 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। वहीं स्पॉटलाइट शेयर और स्लैब करीब 1.5% ऊपर। AGM के बाद ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट से दौड़ा रिलायंस। शेयर करीब 1.5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। CLSA के 1800 और मोतीलाल ओसवाल के 1650 तक के टारगेट। CLSA ने कहा 5 साल में EBITDA दोगुना करना होगा, बड़ा ट्रिगर। IT और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी। 1% ज्यादा चढ़े दोनों ही सेक्टर इंडेक्सेस। फार्मा में करीब 4% ज्यादा के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना सिप्ला। साथ ही 2% से ज्यादा चढ़े मैनकाइंड और डॉक्टर रेड्डीज। वहीं तेल, गैस, ऑटो और रियल्टी में भी रफ्तार कायम। हालांकि FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में आज कमजोरी कायम। होटल शेयरों में तेजी की रफ्तार कायम। 2 दिनों में 11% से ज़्यादा उछला ITC होटल। साथ ही लेमन ट्री, EIH और महिंद्रा हॉलिडेज में भी 3 से 4% की तेजी। डेटा सेंटर सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री से किर्लोस्कर ऑयल में लगा 20% का अपर सर्किट। मोतीलाल ओसवाल और JM फाइनेंशियल्स ने दिए करीब 2400 रुपए तक के लक्ष्य। कहा रेटिंग संभव। कमेंस के मुकाबले वैल्यूएशंस गैप हो सकता है कम। चलिए, मार्केट के लिए अच्छा दिन। और पिछले कुछ मिनटों में बैंक निफ्टी में एकदम से एक जंप आ रहा है। एक बार बैंक निफ्टी का इंट्रे देखिएगा, क्योंकि जब मैं स्टूडियो में एंटर कर रहा था तब बैंक निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर था। अब करीब करीब 200-205 पॉइंट ऊपर है। तो अच्छा मूव मार्केट में। बाजार के लिए आज भी एक बढ़िया दिन, और ख़ास तौर से उनके लिए वीरू जिन्होंने फ्राइडे को बाय किया। देखिए, इस मार्केट में एक चीज़ बहुत क्लियर है। आप अगर चाहें कि उसी दिन गैप अप के बाद आप लें तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हिम्मत करें, गैप डाउन में बाइंग करें, जैसे कि फ्राइडे को हमारी एक अप्रोच थी। फ्राइडे के लो से निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है। एक्चुअली 24,901 का लो था। अभी हम 23,901 का लो था। अभी हम 24,125 पर हैं, और वहाँ से ज़बरदस्त मूव। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इस समय थोड़े रेजिस्टेंस जोन में हैं। हम थर्सडे के हाइज को अप्रोच कर रहे हैं। निफ्टी के केस में भी, बैंक निफ्टी के केस में पिछले थर्सडे के हाई को उसको अप्रोच कर रहे हैं। रिलायंस और IT आज यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट मिला, खास तौर से रिलायंस। हालांकि रिलायंस अपने डे हाई से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है। सुबह करीब करीब 60 पॉइंट रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा था। अभी भी करीब करीब 40-45 पॉइंट रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी की इस रैली में। और IT यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिला। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर आज अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिली। और एक चीज़, वेदांता से अलग हुए स्टॉक्स, उनमें से 3 स्टॉक्स में आज अपर सर्किट है। वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और वेदांता आयरन एंड स्टील। सिर्फ एक एल्यूमिनियम है जो नहीं चला। बाकी तीनों स्टॉक्स में आज 5% का अपर सर्किट लगा। ध्यान रखिएगा, 26 तारीख तक ये सारे के सारे स्टॉक्स T2T कैटेगरी में हैं, तो 5% का ही सर्किट होता है इनमें। तो आज यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आया।
एफएमसीजी शेयरों में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। और मेरी नज़र बार बार जा रही थी डिलीवरी पर। आज सुबह हमने बिग स्टॉक्स में और आज का इक्का में शामिल किया था एज स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट। और ये देखिए, और इंट्राडे में तो क्या ज़बरदस्त, एक समय तो ऑलमोस्ट 8% के करीब तक के मूव आ गए थे। खैर वीरो, देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। अब तक का सेशन तो काफ़ी शानदार रहा है वैसे। बिल्कुल, अब तक का सेशन काफ़ी शानदार रहा है। कुछ स्पेस थे जो बैकवर्ड पे थे, अदरवाइज जैसे कि आपने कहा अनुज कि अगर आप इस बाजार में डायरेक्शनली लॉन्ग है तो पैसा बन रहा है। अभी निफ्टी को 100 डे में पार करना है, एक ये वो लेवल जिसको हमने अब तक मार्च से अब तक पार नहीं किया अनुज। दोनों इंडेक्सेस की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? 24,125, अगर हम 24,150 24,100 के ऊपर क्लोज भी होते हैं तो क्या अप्रोच रहेगी दोनों इंडेक्सेस पे? 58,000 वहाँ पे निफ्टी बैंक का ऑलमोस्ट आज का इंट्राडे हाई रहा। कैसे अप्रोच करना है दोनों इंडेक्सेस को, पोजिशनली भी और अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो भी कैसे? बिल्कुल, देखिए वीरू, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, वैसे खैर पिछले हफ्ते आप छुट्टी पर थे, लेकिन एक व्यू हमारा इस मार्केट पे थोड़ा अग्रेसिव रहा है। हमने एक बार भी इस पूरे मूव में सेल ट्रेड की बात नहीं की। आज भी अगर आप देखें या अगर आप पिछले 5-6 दिनों से देखें, हमने एक बार भी सेल जोन की बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में ना एक हमारा व्यू रहा है कि आप पोजिशनली लॉन्ग रहें और डिप्स पर ऐड करें अपनी पोजीशंस को, तब मोटा पैसा बन रहा है। और ये शानदार मौका है इसमें लॉन्ग के मौके ढूंढने। और देखिए, हल्की फुल्की सी भी कहीं से पॉजिटिव खबर आ जाती है, स्टॉक्स भाग जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पॉलिसी बाजार का, पीवी फिनटेक। एक सिर्फ एक बज़ है कि वो जो कंसल्टेशन पेपर है वो कमीशन को लेकर शायद उतना ख़राब नहीं होगा, और बस स्टॉक 3% भाग गया। तो इस समय मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है लॉन्ग पोजिशन लेने पर। और लॉजिक बेस्ड ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों में मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है। एक और एग्जांपल, आईटी। फ्राइडे को पैनिक था, थर्सडे को सब एरियाज 10-10% नीचे थे। फ्राइडे के सुबह एक व्यू लिया गया इस चैनल पर कि पैनिक मत करिए, इस बार थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। और वहाँ से 1000 पॉइंट आईटी इंडेक्स ऊपर है उस दिन के गैप डाउन के बाद से। वहाँ से आज डिलीवरी देखिए आप, पूरी की पूरी रैली जो है वो स्क्रीन पर प्ले हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला, पूरा आपको देखें तो पूरी की पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है। और एक चीज़ इस मार्केट में, अगर आप एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर भी ले रहे हैं, सपोज करिए आपने पिछले हफ्ते थर्सडे को निफ्टी या बैंक निफ्टी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर ले लिया, तब भी आप फंस नहीं रहे हैं, भाव तो मिल रहा है आपका, एंड इन सर्टेन केसेस आप पैसा भी बना रहे हैं। तो अगर आपने गुरुवार की उस रैली में लिया था, तब भी आपका आज पैसा बन रहा होगा इस मार्केट में, आपका भाव आया होगा। और एक और कॉन्फिडेंस जो जहाँ से आ रहा वो ये कि एफआई की सेलिंग काफ़ी हद तक अब कम हो गई है। आई होप एंड आई प्रे कि ये वापस वो वाला एक ट्रेंड ना हो जिसमें एफआईज 2-3 दिन बाइंग करते हैं या फिर अपनी सेलिंग कम करते हैं और उसके बाद वापस उनकी सेलिंग आ जाती है। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हो चुकी है। कच्चा तेल ये एक सबसे बड़ा वेरिएबल है, जब तक ये 80 के आसपास है तब तक डर नहीं है। हाँ, अगर ये 82-83 आ जाएगा तो थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी। सुबह हम 81 तक गए थे, फिर फिसल गए, 78 समथिंग तक गए थे, फिर थोड़ा ऊपर आ गए, लेकिन मोटा मोटी 78 से 80 इस जोन में है, तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल पर, लेवल स्पेसिफिक क्या वॉच आउट करें। निफ्टी पर वही आपका जो 100 डेमा के आसपास का जोन है, और थोड़ा सा अगर आप पिछले हफ्ते का हाई देखें तो वो इस जोन में ही है, 24,150 से 24,200। आज का हाई 24,168, पिछले थर्सडे का हाई 24,189। तो ये मोटा मोटी, और एक आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते भी एक व्यू ये लिया था कि 24,200 पर एक रुकावट है। एक बार 24,200 क्रॉस हुआ तो फिर 24,500 तक कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। तो 24,200 को फोर्स के साथ आपको टेक आउट करना है। आपको याद होगा ऑलमोस्ट यही हमको 24,000 ने भी तंग किया था। तो ऐसे 150-200 पॉइंट के मूव्स में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आएगी मार्केट में। सपोर्ट लेकिन अब वेल डिफाइंड हो गया है। आज का इंटरडे चार्ट रखिएगा 24,050 से 24,100। और जो फ्राइडे का लो था अब हम उसको पीछे छोड़ाए हैं। फ्राइडे का लो था 23,902, वहाँ से करीब करीब 170 पॉइंट्स का हायर लो बना है। ये अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी में वही थर्सडे के आसपास का जो हाई था वही रेजिस्टेंस है, 58,000 से 58,200। आई थिंक उस दिन भी हम 58,000 तक गए थे, आज भी हम 58,000 तक गए, क्रॉस नहीं कर पाए उसको। मुझे लग रहा है ये फोर्स के साथ, गैप के साथ शायद क्लोज हो लेवल। और सपोर्ट अब आपका रहेगा 57,300 से करीब करीब 57,500। बिरो, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे रहे आज जरा बताइए। बिल्कुल अनुज, जैसे कि आपने आईटी से शुरुआत की थी, आपने निफ्टी बैंक पे बात की, आपने बीच में आईटी बात की, और एक्ल फाइनेंशियल्स में ये पहला स्टॉक रखूंगा जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। 2% ऊपर आपकी स्क्रीन पे आएगा, 2% ऊपर है
ओआई लिखा है ये स्क्रीन पे डॉक्टर साहब एक बार प्लीज। और धीरे धीरे ये पैटर्न जो है ना, हालांकि नॉट एग्जैक्टली बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ये पैटर्न एक क्लासिकल फ्लैग में कन्वर्ट हो रही है। बहुत ज़रूरी था कि ये 50 डेमा को ना तोड़े, 10 जून को नहीं तोड़ा। बहुत ज़रूरी था ये कल या आज में ना तोड़े, उसको नहीं तोड़ा। कल का लो भी 50 डेमा। ओआई देखिए 24% शेयर, यानी जो थोड़े बहुत लोडिंग हुई थी इसमें शॉर्ट साइड पे वो भी कवर होती हुई। अगला ब्रेकआउट पॉइंट है इसका वो मनोवैज्ञानिक आंकड़ा 10,000 का। तो प्लेसमेंट ओरेकल फाइनेंशियल्स की मिड कैप आईटी में सुपर एग्रेसिव। फार्मा में मोमेंटम है। मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ बायोकॉन, जहाँ स्ट्रेंथ है। बायोकॉन ने आज पिछले लगभग आप समझिएगा कि इस पूरी सीरीज, जून की सीरीज का जो रेंज था उसके हर क्लस्टर पे दस्तक दी है। करीब करीब 423 पे, 423 ही इसका इस सीरीज का मतलब 90% जोन का हाई है। 32,500 शेयर यहाँ पे जुड़े, तो एक अच्छा अगर आप देखें तो यहाँ पर मूव आता हुआ बायोकॉन में। और एक्यूट स्ट्रेंथ में स्टिल इट्स 4% आदित्य बिरला कैपिटल, बट मैं यहाँ पे इसको पिक करने का मन बना चुका हूँ। और ये एक बहुत ही शानदार 26 दिसंबर से लेकर अब तक की जो पूरी रेंज है उसका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है 390 के जोन में, 85 के जोन में, जिसको ओआई पैटर्न भली भांति अगर आप देखें तो पुश करता हुआ या फिर सपोर्ट करता हुआ 10 लाख शेयर्स, 2.5% का बिल्डअप है। तो ये 3 स्टॉक्स मैंने आपकी स्क्रीन पे रखे हैं। पर अनुज बात करते हैं आईटी पे, है ना। आईटी पे जो आपने शुक्रवार को व्यू लिया या फिर आज सुबह जो व्यू दिया, ये सडन चेंज क्यों? क्या ये किसी बड़े क्रॉस डाइवर्जेंस के आप तरफ संकेत कर रहे हैं कि ठीक है आईटी कमजोर है बट विद इन आईटी कुछ बदल रहा है, या फिर एक्सेंचर ने जिस आधार पे जो अपनी फुल ईयर गाइडेंस को घटाया है, क्या वो ऑलरेडी प्राइस में है, हम एक ही खबर के चलते बार बार गिर रहे हैं क्या? कुछ ऐसा है क्या? आई थिंक सेकेंड, और आई थिंक वीरू एक क्या होता है, एक स्टेज आती है जिसमें जब एक ट्रेड बहुत इजी हो जाती है ना, जैसे एक सबसे इजी ट्रेड हो गई थी आईटी को सेल करना। जब आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, और वो मुझे लगा जब फ्राइडे को जब लोगों ने आईटी पे सेल कॉल देने शुरू कर दिए, तब मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक सेंस बन रही है कि अब वर्स्ट इज प्राइस वाइज ओवर। देखिए एक दो चीज़ें होती हैं कंपनियों में, स्टॉक मार्केट्स में पहले बॉटम बनते हैं, उसके बाद रिकवरी अर्निंग्स में या फंडामेंटल्स में नॉर्मली बाद में आती है, फिर मार्केट हमेशा 6 महीने आगे चलता है। अभी भी मैं एक चीज़ कहूँ, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि बस अब ये बन गया बॉटम और यहाँ से बड़ी रैली आ जाएगी, लेकिन एक बार के लिए एक क्या इतने ओवरसोल्ड लेवल से क्या एक 5-6% की रैली नहीं आ सकती? ये एक व्यू था हमारा। एनीवे, अगर आप देखें, मैं बार बार आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, 3 महीने का आप कोफोज का चार्ट देखिए या 3 महीने का आप ओएफएसएस का चार्ट देखिए। ये अपने आप में आपको बता रहा है कि इवन एक वीक सेक्टर में आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसीलिए फ्राइडे को अगर मैं बोलूँ सबसे ईजी ट्रेड कोफोज थी, क्योंकि जिस पर हम एक व्यू ले पाए थे बहुत आराम से, कि क्योंकि उससे 2 दिन पहले तो उसमें बड़ा मूव आया था इन्वेस्टर डे के चलते, उन्होंने जब इतने एग्रेसिव टारगेट दिए थे, डबल डिजिट की ग्रोथ की बात कर रहे थे। तो अगर वो पूरे एक एक्सेंचर के नंबर की वजह से, जिसका कोफोज जैसे स्टॉक्स का लेना एक ना देना दो जैसे हम कहते हैं, वो अगर गिरे तो वो एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी थी। अभी भी अगर आप एक ब्रॉड सेक्टर कॉल लेना चाहते हैं, ब्रॉड सेक्टर कॉल, तो मैं ये कहूँगा कि देखें अगले 3-4 दिन। अगर आपको लॉन्ग नहीं करना ना करें, लेकिन कम से कम शॉर्ट में वो गैप डाउन के बाद उतना जूस नहीं था वहाँ पर, इस वजह से। और आई थिंक एक और चीज़, अभी मैं वीकेंड पे एक स्टेटमेंट सुन रहा था एंथ्रोपिक के सीईओ की। उन्होंने एक बात कही थी, काफ़ी चीज़ें कही थी उन्होंने, लेकिन उनमें से उन्होंने एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे जाते हुए एआई की कॉस्ट काफ़ी हाई होने वाली है, तो उस हिसाब से रेवेन्यू उतना बनेगा या नहीं बनेगा ये भी थोड़ा देखना होगा। तो आई थिंक ये कारण था। प्लस आई थिंक एक स्टेज आती है जिसमें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ अट्रैक्टिव हो जाती है एक प्राइस पर आकर, वो आईटी में हो गया था इस वजह से। लेकिन हाँ, अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर फ्राइडे का लो टूट गया या 27,400 के नीचे की क्लोजिंग आ गई, तो वो व्यू नेगेट हो जाएगा फिर। ओके, ये है आईटी पे व्यू, जैसे कि आप सुन रहे हैं। इस वक्त हम पिछले 2 दिन से थोड़ी कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। और दूसरा बात अनुज, जो स्पॉटलाइट में जब इंडियन होटल्स आपने पिक किया, जो होटल स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। एक हफ्ते की छुट्टी से आप भी आए, एक हफ्ते की छुट्टी से मैं भी आया हूँ, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो चाहे वो सड़क हो, सब पे जिस तरीके से लोग खड़े हुए हैं ना इस छुट्टी के सीज़न को मनाने के लिए, क्या है ये? इंडिगो को देखिए आप, इंडियन होटल्स को देखिए आप, आईटीसी होटल्स को देखिए आप, लेमन ट्री को देखिए, क्या लग रहा है? क्योंकि इसकी प्रेजेंस मोटे हद तक मिड कैप और स्मॉल कैप में है,
क्या बाजार इसको प्ले करने के लिए आगे बढ़ रहा है क्या? देखिए, इंटरग्लोब के केस में तो मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बज़ है कि ETF प्राइसेस जो कि कंट्रोल नहीं होती, जो मार्केट के हिसाब से मूव करती है और महीने में एक बार इनका रिवीजन होता है। अब पिछले महीने जो ETF प्राइसेस थी वहाँ से लेकर अब तक अगर आप देखें कच्चे तेल में बहुत बड़ी गिरावट आई है, तो एक कहीं ना कहीं ETF प्राइस में एक बड़े कट की एक्सपेक्टेशन है। पेट्रोल और डीजल में ऑलरेडी कंपनियां वापस प्रॉफिट में आ चुकी हैं, LPG पे लॉस है ज़रूर, लेकिन ETF पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो एक और ETF में आपको कट या हाई करना ही पड़ता है क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिनेट होती हैं, तो उस वजह से। और ये वैसे भी आपको याद होगा, इस पर हमारा एक व्यू था पिछले महीने, SIP वाले जो स्टॉक्स थे उनमें से एक ये था 4000 से 5000 का, एक वो ऑलरेडी मूव आ चुका है। आई थिंक बाकी के जो स्टॉक्स हैं, होटल्स, अब क्योंकि लीडर स्टॉक जो है इंडियन होटल्स, इसने पिछले कुछ दिनों में अच्छे मूव दिखाने शुरू किए हैं। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा कहीं ना कहीं बाकी पूरे सेक्टर पर पर्क्यूलेट हो रहा है। ये स्पेस 1.5 साल से शांत बैठी है वीरू, कोई ना कोई कारण की वजह से नहीं चल पा रहे थे होटल स्टॉक्स। आपको याद होगा उससे पहले एक बड़ी री रेटिंग हुई थी इंडियन होटल्स में, 300 से 900 गया था वो, और 900 वाला उसके बाद 550-600 तक करेक्ट हो गया। हालांकि इस बीच में अर्निंग्स ग्रोथ फिर भी ठीक ठाक रही, तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि इस पूरे के पूरे ट्रैवल टूरिज्म स्पेस में अब होपफुली सारे वायरस इशूज़, सारे ट्रैवल इशूज़, सारे वॉर इशूज़ होपफुली सब पीछे छूट चुके हैं। इस वजह से शायद यहाँ पर थोड़ी बाइंग आ रही है। चलिए काम करते हैं, मैं आपको अब रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम का क्रम समझेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में है डिलीवरी। मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट के बाद शानदार मूव इसमें, और आज सुबह आवाज़ का बिग स्टॉक था और आज का इक्का भी था, मतलब जितनी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी उसमें स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट यही थी। सिप्ला एक और स्टॉक, सिटी की एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट, कुछ देर में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ से अगर आप देखें तो 26% का अपसाइड मानकर चल रहे हैं वो सिटी, जी हाँ। और आज देखिए सबसे क्लीन मूव अगर आज किसी एक स्टॉक में आया तो वो सिप्ला रहा। सुबह वीडियो ने स्पॉट भी किया था इसे। जुबिलेंट फूडवर्क्स एक और स्टॉक, हालांकि FMCG स्टॉक्स में गिरावट है, लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क्स वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है आज 3.5% के करीब। वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील, ये 3 और स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छे खासे मूव देखने को मिले। तीनों के तीनों स्टॉक्स इनफैक्ट अपर सर्किट पर हैं, और ये समय इनका वेदांता से अलग हुए स्टॉक्स में जोरदार तेजी है आज। फिजड्डी स्टॉक्स में क्या, सबसे पहले वरुण बेवरेजेस, सरप्राइजिंग है, कोई रीज़न नहीं मिला इसका, लेकिन 4% के करीब गिरा ये स्टॉक आज, F&O का टॉप लूज़र बना। सेल एक और स्टॉक, यहाँ पर स्टील शेयरों में आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली हुई, इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर सेल में देखिए आप 3.5-4% नीचे है। और प्रीमियर एनर्जीज़ और वारी एनर्जीज़, सोलर एनर्जी से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनमें आज थोड़ी सी वीरू प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये आज के कुल मिलाकर रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स। चलिए वीरू आज के कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, कार्यक्रम का क्रम जिम इस प्रकार है। पैनल आपकी स्क्रीन पे है, पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिस्ट आज इस पैनल में होंगे शरद अवस्थी, उनसे करेंगे बातचीत। साथ ही साथ टेक्निकल और डेरिवेटिव पैनल में आज प्रकाश का बसर, माना जायसवाल, राजेश सतपुते, आशीष बहती जी और पंकज रांदेड़ और सौमिल मेहता मौजूद होंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे उस किरदार से जिसने आज अपना, उस स्टॉक के बारे में जिसने अपना किरदार पूरी तरीके से निभाया। रिलायंस, आज सुबह सुबह वो स्विंग जो रिलायंस ने था, आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है AGM के बाद, उससे बातचीत करेंगे। रिलायंस की तेज रफ्तार पे और रिलायंस रिटेल की अगर आप देखें तो के बारे में बातचीत करेंगे मंगलम से। उसके बाद आएंगी टॉप कैश कॉल्स, अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं तो उस पर अगर आप देखें तो बात करेंगे। और उसके बाद आएगा, हम बात करेंगे एक खास स्टॉक डिलीवरी, आज की वो स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट जिसके बाद डिलीवरी आज का टॉप गेनर है डेरिवेटिव, उसका उससे बातचीत होगी। और नूपुर से सिप्ला पे बातचीत करेंगे, आखिर उस रिपोर्ट में क्या उल्लेख किया गया है जो सिप्ला ने आज ताबड़तोड़ तेजी पकड़ी है। धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे उसके बाद, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे सुदर्शन से, जो जून का वाहन डेटा आया है वो कितना स्ट्रांग है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है, उससे बातचीत होगी सुदर्शन से। 4 का चौका ट्रेड्स आएंगे, उसके बाद आशीष से बात करेंगे नवरत्न स्टॉक्स पे। नूपुर से किर्लोस्कर, ये जो री रेटिंग हुई है किर्लोस्कर की, आज जो स्ट्रॉन्ग मूव है उससे बातचीत करेंगे। और नौसिल पे बातचीत करेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ सुमित भटनागर, फंड मैनेजर इक्विटी एट LIC म्यूचुअल फंड्स पे, उनसे बातचीत होगी। उसके बाद क्लोजिंग रणनीति, नूपुर से लेंगे डीडी चेक और फिर BTST ट्रेड्स। अनुज, चलिए बिल्कुल वीरू, तो बहुत कुछ है आज शो में डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को।
गावा सर, एज ऑलवेज आपके साथ शुरुआत करेंगे इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून डियर। स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज। यहाँ पर रेसिस्टेंस तो नहीं है, 2081 पे ट्रेड कर रहा है और सेटअप के हिसाब से एक रनिंग करेक्शन नजर आ रहा है हायर टाइम फ्रेम पर। स्टॉप लगाएंगे करीब 2065 का, करीब 20 रुपए का है, तो नॉर्मल है कि 2100 पार कर ही लेगा। मैटर ऑफ टाइम, इस जस्ट पुल है चाहिए और कुछ नहीं। भारत फोर्ज। भारत फौज 2082 पे आपका पहला एक टेक्निकल ट्रेड जो आपको पिक करना है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें फार्मा में, तो डॉक्टर रेड्डीज मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा है। 1290 के ऊपर बाय बनता है, 1293 करंट प्राइस है फ्यूचर में। और जिस तरह से कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट और फॉलो थ्रू मिलेगा, टारगेट होगा करीबन 1330 का, 1330 1340 तक का स्विंग मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा पोजिशनल रखे डॉक्टर रेड्डीज। प्लस जो होगा वो रहेगा 1270 का। डॉक्टर रेड्डीज, ये हो गई राजेश जी की पिक। फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर इस समय। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एयू बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एयू बैंक में हम करीब 3-4 दिन से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार हुआ है एक ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1029 1029 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1060 1060 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 1040 1040 का कॉल ऑप्शन ले ले। 15-16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 25 रुपए की टारगेट सेट कर ले। ओके, यहाँ पे हो गया ये मानस जी का ट्रेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आशीष बैती जी, नहीं, इनफैक्ट पहले पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा? पंकज जी आप म्यूट में, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को प्लीज। सॉरी। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनु सर। डिलीवरी के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। 486 के आसपास ये फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 480 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें प्ले किया जा सकता है 500 की टारगेट की। ओके, चलिए सोमिल के पास चलते हैं। सोमिल, गुड आफ्टरनून। सोमिल, आपकी पिक। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक रहेगी जुबिलियंट फूड वर्क्स। अब जुबिलियंट फूड यहाँ पर जो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, दैट इज एंडिंग डायगोनल पैटर्न 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज के जुबिलियंट फूड वर्क्स ने 410 415 के आसपास ये थर्ड टाइम सपोर्ट लेके फिर से हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है। तो आई वांट टू प्रीएम्प्ट दिस, ये प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ से एक मीडियम टर्म की अच्छी रैली बन सकती है। वीकली पॉजिटिव क्लोज में एक्सपेक्ट करूंगा। ऑलरेडी हायर टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट्स पर है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया मूव है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाई साइड है। स्टॉप लॉस रखेंगे 424 पर और टारगेट रहेगा 455। ओके, ये हो गया जनाब कॉल्स, टेक्निकल कॉल्स सारी की सारी। शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी का आज फंडामेंटल आइडिया क्या है, समझते हैं उनसे। शरद जी, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून। हमें लगता है मैज़गांव डॉक एक बढ़िया बेट होनी चाहिए इन लेवल्स पे। कंपनी शिप बिल्डिंग और सबमरीन्स दोनों में एक यूनिक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करती है और अभी करीब 20-22 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक है। अगले 2-3 सालों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शिप बिल्डिंग और यहाँ मरीन्स में लगभग 2 लाख करोड़ जैसी अपॉर्चुनिटी लेवल में निकल के आनी चाहिए। कंपनी भी 1 लाख करोड़ तक का ऑर्डर बुक टारगेट कर रही है और इसकी वजह से जैसे जैसे ये ऑर्डर बुक अग्रेशन होता है, हमें लगता है काफी बड़ी री रेटिंग यहाँ पे संभव है। तो अभी तो लगभग वॉरशिप्स, सबमरीन्स और ऑफशोर एंड कमर्शियल व्हीकल्स इनका प्राइमरली फोकस है, बट डिस्ट्रॉयर्स और कन्वेंशनल सबमरीन्स में इनका ओनली शिपयार्ड है। ये तो एक यूनिक मोड है। अगले 2 साल में हमें लगता है एग्जीक्यूशन लेड ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए और P75I LPD और एडिशनल सबमरीन ऑर्डर्स अगर मिलते हैं तो वो एक एडिशनल एडवांटेज होना चाहिए। तो टैम एक्सपेंशन की बहुत बड़ी गुंजाइश है और हमें लगता है अगले साल आप 8-10% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ है, 13-14% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ इस साल आनी चाहिए। और ईपीएस के टर्म्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 18-19% जैसी ग्रोथ आनी चाहिए। तो 78-79 के आसपास की ईपीएस आनी चाहिए। अगर 30-35-40 का भी मल्टीपल मिलता है तो 3200 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से मैच काउंट होगा।
मज़गांव डॉक ये आपका अगर आप देखें तो बाय कॉल है। मैं एक बार सारी की सारी कैश कॉल्स और फंडामेंटल कॉल मज़गांव डॉक आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले प्रकाश सर का कॉल लिया हमने और मानस जी, राजेश सतपुते जी और सौमिल जी के ट्वीट आए, पंकज जी के ट्वीट्स आए, वो सारे आपकी स्क्रीन पे होंगे एक एक करके। प्रकाश का सर ने भारत फौज पिक किया 2100 के लक्ष्य के लिए 2078 पे ट्वीट करता हुआ। उसके बाद मानस जी का ट्वीट, राजेश सतपुते जी का ट्वीट आया 1330 के लक्ष्य के लिए डॉक्टर रेड्डीज बाय कॉल 1270 का स्टॉप लॉस। नेक्स्ट ट्रेड था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मानस जी ने पिक किया 1060 के लक्ष्य के लिए, करीब 1041 पर ट्रेड कर रहा है। और पंकज जी का ट्रेड रहा डिलीवरी और साथ ही साथ शरद जी की कॉल आ गई मज़गांव डॉक। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को, टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। मैं उससे सुबह बातचीत कर रहा था लार्ज कैप्स पर वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप, बट वहाँ पे हम इन आइसोलेशन रिलायंस से बातचीत करना भूल गए। देखिए, रिलायंस इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन होल्ड करते हैं, बट ये भी एक बड़ी बात है कि ये इस बाजार का सबसे बड़ा दिग्गज स्टॉक है और इंडेक्स के लिहाज से अगर आप देखें इसकी ट्रेजेक्टरी को समझना बहुत ज़रूरी है। अनुज, आपने एजीएम की स्पीच को सुना, पूरी की पूरी जियो प्लेटफॉर्म्स का एक बड़ा आईपीओ जिसके लिए दस्तावेज दाखिल भी कर दिए गए हैं। आप कैसे देख रहे हैं रिलायंस की प्लेसमेंट को, है ना? और रिलायंस आगे के लिए, निफ्टी के आगे के लिए की तेज़ी को स्पॉन्सर करने के लिए किस प्रकार से अलाइंड है इस वक्त? रिलायंस पे आपका टेक क्या है? देखिए वीरू, जैसा आपने बोला, रिलायंस में हम कोई भी टेक दें तो वो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई होगा। लेकिन क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, इसकी बात करनी ज़रूरी है। आप रिलायंस का ना 2 हफ्ते का चार्ट देखिए। पिछले मंडे हमने एक व्यू लिया था रिलायंस पर, और सबसे पहले आपको चीज़ समझाई थी कि एजीएम से पहले तेज़ी आती है और एजीएम से एक दिन पहले या एजीएम वाले दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है। आई थिंक वो मूव प्ले आउट हो गया। अब हुआ क्या, फ्राइडे को जिस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आई, उसमें आई थिंक जो भी वो ट्रेड लेके बैठे थे वो निकल गए थे। अब मुझे लग रहा है कि आज जो मूव रिलायंस में आया है वो क्या एक नई तेज़ी की शुरुआत है या नहीं है, ये कहना बहुत टफ होगा। आगे जाकर देखिए, रिलायंस के साथ एक रिस्क ओपन होगा, अभी तो नहीं है वो रिस्क, आगे जाकर ओपन होगा। क्योंकि देखिए, एक जियो की तो अब अलग से लिस्टिंग हो ही रही है, वो तो क्लियर हो जाएगी। इस साल जियो की लिस्टिंग हो जाएगी, फिर अगले साल से जियो की अपनी खुद एजीएम हुआ करेगी। आगे जाकर अगर और बिजनेसेस भी सेपरेट होंगे और अलग से अगर लिस्ट होंगे तो वो कहीं ना कहीं एक रिलायंस के लिए थोड़ा सा एक रिस्क ओपन करेंगे होल्डिंग कंपनी का। लेकिन अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं है। अभी तो मार्केट आगे तेज़ी के ट्रिगर्स ही मान के चल रहा है यहाँ पर, और इस वजह से यहाँ पर तेज़ी आ रही है। इनफैक्ट सिंस आपने मुझसे सवाल पूछ ही लिया है तो रिलायंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक फोकस में है। आज निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर है निफ्टी के गेंस में। ब्रोकरेज हाउसेस भी काफ़ी बुलिश हैं रिलायंस को लेकर। 2 इंटरेस्टिंग टेक्स हैं आज इस पर। आशीष और मंगलम दोनों जुड़े हैं। आशीष से जानेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस की क्या व्यू हैं, और मंगलम से जानेंगे कि एफएमसीजी का किंग कैसे बन रहा है रिलायंस। लेकिन पहले ब्रोकरेज व्यूज़ के लिए आशीष के पास चलते हैं। आशीष, बताइए। सर, बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट है। लगभग जितने भी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस हैं सबने रिलायंस को कवर किया एजीएम के बाद, और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आप देखें ना तो बहुत बढ़िया टारगेट्स रेटिंग यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखिए, सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 1800 का टारगेट है। जेफरीज भी 1675 बता रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल है, नोमरा, सब खरीदारी कराए थे ना, बढ़िया 1640 1655 के टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आए। लेकिन खास बार देखें कि जो कोर कारोबार से अलग जो नए अनाउंसमेंट है, इनको लेकर ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। सीएलएसए की रिपोर्ट देखिए और ये बता रहे हैं कि अगले 5 साल में कंपनी का एबिटा दुगना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ में आप देखें तो न्यू एनर्जी की बातें लगातार हो रही थी, लेकिन अब एक नया आयाम खुला है कि कोल गैसिफिकेशन। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सीएलएसए को भी पसंद आ रही है। बाकी ये खास बात ये कह रहे हैं कि भाव में आप देखें ना तो अभी तक पूरी तरीके से ये जो एआई है, एफएमसीजी है, मीडिया है, न्यू मटेरियल्स बिजनेस है, ये पूरी तरीके से फैक्टर इन नहीं है। तो जब जब ये फैक्टर होते जाएंगे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। जेफरीज भी आप देखें तो बता रहे हैं कि जो नया एनर्जी कारोबार है इसका मोनेटाइजेशन FY27 में देखने को मिल सकता है, और 2030 तक जो एफएमसीजी में इन्होंने निवेश किया था अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि 1 लाख करोड़ की आय यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और रिटेल की जो ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, इससे एक बड़ी री रेटिंग का ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल ये भी सेम पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि 5 साल में बेटा दुगना होगा। और साथ में अगर आप देखें तो जो जियो लिस्टिंग है इसको लेकर भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। नोमिरा की तरफ से देखें तो अच्छी रिपोर्ट है, जहां पर ये बता रहे हैं कि जो जियो की वैल्यूएशन है तकरीबन 117 से 127 बिलियन डॉलर के आसपास है, और FY26 के अंत तक जो 120 मेगावाट का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया, ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो जितने भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई हैं सब की सब बुलिश। शुक्रिया आशीष। अब मंगलम के पास चलते हैं। एफएमसीजी बिजनेस और रिलायंस का एफएमसीजी बिजनेस अब कई लिस्टेड
एफएमसीजी कंपनियों से बड़ा हो चुका है, ये मंगलम से समझते हैं। मंगलम बताइए। जी बिल्कुल, अगर आप रिलायंस के एजीएम के हाइलाइट्स को देखें तो बहुत सारे हेडलाइंस उनके न्यू एनर्जी बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जियो के आईपीओ की तरफ चले जाएंगे। पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कंपनी की नेक्स्ट मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो सकती है, उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले उनकी जो कंज्यूमर बिजनेस है वो आपको दर्शाती है रिलायंस की कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है, कैसे ड्रीम कर सकता है। रिलायंस का जो कंज्यूमर वर्टिकल है वो 3-3.5 साल पुरानी कंपनी है और आज की तारीख में 22,000 करोड़ का उनका ग्रॉस रेवेन्यू हो चुका है। यही नंबर पिछले साल 11,500 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल और इस साल में 2 गुना की ग्रोथ हमने रिलायंस के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस में देखी है और ये इंडस्ट्री की फर्स्ट है। ये मेरे हिसाब से 3 साल में कोई कंपनी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू मार्क क्रॉस करने में अपने आप में बहुत एक बड़ी माइलस्टोन है। पिछले साल 10,000 करोड़ भी उन्होंने क्रॉस किया था, तो अपने आप में एक माइलस्टोन था। अब अगर आप इसे देखें तो ना कि सिर्फ रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, उसमें भी कई सारे स्टार प्रोडक्ट्स हैं। कैंपा जैसे करीब 5,000 करोड़ का उनका एनुअल रेवेन्यू है। आप इंडिपेंडेंस देखें जो उनका खुद का एफएमसीजी ब्रांड है, वो भी करीब 2700 करोड़ के रेवेन्यू का कंपनी बन चुका है। और इनके सारे डिस्ट्रीब्यूशन को भी अगर आप देखें तो बियॉन्ड रिलायंस स्टोर्स 3 मिलियन प्लस 30 लाख प्लस स्टोर्स में ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ओवर 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये बाकी सारी एफएमसीजी कंपनी से काफ़ी कंपेरेबल हो गई है सिर्फ 3-3.5 साल में। तो अगर आप देखें रिलायंस का जो 22,000 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू है बाकी सब कंपनीज के रिपोर्टेड रेवेन्यू से कैसे कंपेयर करता है। नेस्ले 23,000 करोड़, तो रिलायंस करीब नेस्ले के आसपास आ चुका है। और टाटा कंज्यूमर अगर आप ब्रिटानिया को देखें तो वो 20,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करते हैं, तो रिलायंस उससे ज़्यादा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। और बाकी सब कंपनीज को अगर देखें मैरिको, डाबर, वो सारी कंपनी से तो करीब 2 गुना हो चुका है ये रिलायंस। पिछले साल इनसे कंपेरेबल था 11,500 करोड़ के रेवेन्यू पे, पर अब 22,000 करोड़ के रेवेन्यू पे उनसे ज़्यादा ग्रो हो चुका है। और अगर आप कंपनी का टारगेट देखें तो FY30 में वो चाहते हैं कि ये जो 20-22,000 करोड़ का नंबर है 1 लाख करोड़ हो जाए और लॉन्ग टर्म वो देश के अमंग द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज बनना चाहती हैं। और अगर आप एफएमसीजी कंपनी के वैल्यूएशंस देखें, उनके सारे मार्केट कैप को देखें और स्ट्रीट की एक्साइटमेंट एफएमसीजी के अराउंड जनरली ओवर द लॉन्ग टर्म देखें तो ये एक नेक्स्ट मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए वैल्यू के तौर पे हो सकती है। और यही मुकेश अंबानी ने भी कहा था, बट हमने ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ों को उस वक्त देखा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और मेरे हिसाब से अगले कुछ सालों में जैसे रिटेल बिजनेस रिलायंस के लिए उनका नेक्स्ट वैल्यू ड्राइवर बन गया है, ये एफएमसीजी बिजनेस भी उसी तरह जाएगा। शुक्रिया मंगलम। तो हमने अगर आप देखें तो यहाँ पे हाउस व्यूज़ की बात करी, साथ ही साथ रिलायंस की अगर आप देखें इस कारोबार एफएमसीजी को लेकर बातचीत करी। मैं एक काम करता हूँ, हल्का सा एक छोटा सा पर्सपेक्टिव ले लेता हूँ शरद जी का भी। शरद जी, आपने एजीएम को सुना, आपने तमाम हाउस व्यूज़ सुने जिसका उल्लेख आशीष कर रहे थे, आपने मंगलम को सुना। आपकी खुद की रीडिंग रिलायंस पे क्या है, एक टेक संक्षेप में आपका? जी मुझे लगता है जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि लार्जली एक पूरा इकोसिस्टम रेडी है, बस प्रोडक्ट्स को उस फनल के थ्रू डालने की जरूरत है। और जिस तरीके से लेगेसी ब्रांड्स को लेके एफएमसी को भी रीरेट कर रहे हैं एफएमसीजी को, तो मैं तो काफी बुलिश हूँ। हम लोग 1850 के लक्ष्य के हिसाब से रिलायंस में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और मुझे लगता है जियो के बाद जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वाला पीस है वो काफी बेहतर टारगेट्स प्रोवाइड कर सकता है। ऑलरेडी हमने कुछ टारगेट्स देखे हैं, बट मुझे लगता है जैसे जैसे उनकी रेवेन्यू टारगेट्स वगैरह सामने आती है मेरे हिसाब से और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि बीएसएस वगैरह भी नया है, सबको आइडिया नहीं है कि उनके रेवेन्यूज कैसे कन्वर्ट होते हैं। बट मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के हिसाब से 1850 होना चाहिए। अगर आप 5 साल में डबल करने की भी बात कर रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म में 15-16% रिटर्न भी रिलायंस से एक्सपेक्ट करते हैं, तो भी प्रेजेंट वैल्यू 1800-1900 के आसपास आनी चाहिए। ओके चलिए, अब आशीष बहेती जुड़ गए हमारे साथ, उनकी एक ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, अडानी ग्रीन में खरीदारी की सलाह रहेगी। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है वैसे तो यहाँ अडानी ग्रीन वापस जो रिसेंट हाइज को सरपास कर रहा है, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1510 का 1510 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1560 और 1590 तक के भी जोन देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, अडानी ग्रीन, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम रहा भी है और ये आशीष बहेती जी की ट्रेड हो गई। अब चलते हैं हम कैश कॉल्स के लिए। कैश कॉल्स के लिए गाबा सर
राजेश सातपुते जी और सौमिल जी हमारे साथ हैं। गावा सर बताइए आपकी कैश ट्रेड। मेरा ध्यान है आयन एक्सचेंज पर। आयन एक्सचेंज ऑलरेडी 6% अप है, ट्रेड कर रहा है 393 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 385 पर, करीब 5 और 3 8 रुपए। टारगेट 410 420 नेक्स्ट वीक के लिए आयन एक्सचेंज। ओके, आयन एक्सचेंज पर प्रकाश का बसर का पहला कॉल, द कैश कॉल। राजेश सतपुते जी, आप क्या पिक कर रहे हैं कैश में? देखिए थोड़ा सा मोमेंटम ही प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड, आप इसका चार्ट देखें, पर्टिकुलरली आर्ली चार्ट 210 के आसपास एक सपोर्ट है, तो एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 207 का और ग्रीव्स कॉटन बाय करेंगे। इसका जो स्विंग का टारगेट आएगा रेजिस्टेंस, वो आएगा करीबन 224 से लेके 228 का। सौमिल जी बताइए आपकी ट्रेड कैश में। कैश में मैं चूज कर रहा हूँ जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस ने बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। एक आध हफ्ते पहले मैंने ये दिया था, फिर से दे रहा हूँ क्योंकि वो कंसोलिडेशन जोन में ही है और आज के ट्रेडिंग सेशन में 3% अप है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन, विद इन दैट कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है विद टेकिंग सपोर्ट एट 2040 डेली मूविंग एवरेज। मुझे लगता है इस बार एक मीडियम टर्म का बड़ा मूव आ सकता है यहाँ पर। टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 505 पर और टारगेट रहेगा 580। जाइडस वेलनेस यहाँ पर अच्छे मूव्स। ग्रीव्स कॉटन एक और स्टॉक है जो आपको आज कैश ट्रेड्स में दिख रहा है, और आयन एक्सचेंज, वाटर से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं इनमें काफ़ी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। आयन एक्सचेंज भी उसी स्पेस में है और ये 3 स्टॉक्स हैं जो इस समय आज कैश ट्रेड्स में रहेंगे। आज का स्टॉक ऑफ द डे एक बार लेकर आइए डिलीवरी। आज सुबह हमने आइडेंटिफाई किया था इसे बिग स्टॉक्स में और आज का इक्का में स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट आज 492 तक गया, यानी कि इंट्राडे में तो करीब 7-7.5% के रिटर्न्स थे, अभी भी करीब 5% के रिटर्न्स हैं। मोतीलाल ओसवाल की एक सुबह रिपोर्ट आई थी, ऐसा क्या कहा उस रिपोर्ट में जो स्टॉक अब एफएनओ का टॉप गेनर है, कंचन से समझते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 5% की तेजी तो अभी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे 20% का इजाफा जो है वो भी देखने को मिल सकता है। जो अपनी खरीदारी की राय है उसको बरकरार रखा है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि 580 तक आपको डिलीवरी जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, अगर इनका एक्सप्रेस बिजनेस देखें तो वहाँ पे 73% का जो ग्रोथ है हमने देखा है। इसके साथ ही साथ ई कॉम एक्सप्रेस की जो डील है वहाँ से भी एक अच्छा खासा जो बेनिफिट है डिलीवरी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ई कॉमर्स और कंजप्शन की जो रफ्तार है उससे अच्छी खासी जो मोमेंटम है डिलीवरी को आती हुई दिखाई दी है। कॉस्ट कंट्रोल कंपनी अच्छे से कर रही है, जो वॉल्यूम्स है उस पर शानदार तरीके से काम कर रही है। इन दोनों की वजह से जो मार्जिन्स है कंपनी के वो हमें अच्छे खासे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो पार्ट ट्रक लोड का बिजनेस है उसके जो मार्जिन्स है वो भी अच्छे खासे इस टाइम पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। करीबन 13.5% पे आके बने हुए हैं, जो कि पहले केवल 8.5% के थे। साथ ही साथ जो कस्टमर मिक्स और प्राइसिंग है उसका भी फायदा अच्छा खासा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारे ही फैक्टर्स इस टाइम पे डिलीवरी के फेवर में काम कर रहे हैं, जिसके बाद 20% की ग्रोथ यहाँ से और एक्सपेक्टेड है। ओके कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिलीवरी पे ये जो व्यू था बताने के लिए। आज की स्टैंड आउट रिपोर्ट, शायद आपका टेक क्या है? अब और एक और चीज़, अगर आपका एक बहुत ही समृद्ध पोर्टफोलियो है तो उसमें लॉजिस्टिक्स स्पेस से डिलीवरी को कुछ स्पेस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कुछ समय पहले तक तो मैं कह सकता था कि बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन अभी रिसेंट रन अप के बाद शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट मेरे हिसाब से जो स्केल वाली स्टोरी अभी आप लोग बता भी रहे थे, वो काफी हद तक अक्रॉस लॉजिस्टिक्स प्ले करनी चाहिए। तो डिलीवरी बड़ा प्लेयर है और जो बड़े ट्रक्स को यूज करके, और मेरे हिसाब से आने वाले समय में ड्रोन की यूजेज का भी बहुत बड़ा फायदा इनको मिलना चाहिए। बट एज ऑन डेट मुझे लगता है जो बड़ी ट्रक्स की मूवमेंट से इनको जो फायदा हो रहा है वो काफी ज्यादा रहना चाहिए और आगे आगे ग्रोथ भी काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। तो इस साल 7-8 रुपए, अगले साल 50-55% ग्रोथ, 11-12 रुपए, तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से 40 एक टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सस्ता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है और मार्जिन्स में और इम्प्रूवमेंट आ सकती है जैसे जैसे स्केल को यूज करते हैं। कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है, बट टीवीएस ग्रुप की जो लॉजिस्टिक कंपनी है टीवीएस सर्विसेज, रिसेंटली उन्होंने कुछ डिफेंस वगैरह का भी काम किया है। तो हम लोग को लग रहा है कंपैरेटिवली शायद वहां पे आपको स्कोप ज्यादा हो इम्प्रूवमेंट का, वैल्यूएशन वाइज खाली।
लेकिन साइज और स्केल वाइज ऑब्वियसली डिलीवरी भी बढ़िया जगह पे है और मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल आपको इम्प्रूवमेंट्स ही देखने मिलने चाहिए जैसे जैसे स्केल इम्प्रूव होता है। बट एज ऑन डेट अगर मुझे एक स्टॉक लेना हो तो मैं प्रोबेबली टीवीएस सप्लाई के संग जाना चाहूंगा रादर देन डिलीवरी वैल्यूएशंस पे। ओके, मीनवाइल एक बार भारत डायनामिक्स भी रखिएगा स्क्रीन पर। रॉयटर्स के एक हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल बेचने को लेकर यूएई के साथ बातचीत शुरू है। भारत डायनामिक्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाता है इस मिसाइल के, तो इस वजह से यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। शरद जी, ये डिफेंस स्टॉक्स में जो सेकंड लीज ऑफ लाइफ देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, इस पर आपका क्या व्यू है, और इन पर्टिकुलर बीडीएल, इस पर कोई व्यू है क्या? जी मुझे लगता है ये वापस से एक एबनॉर्मल जोन में चले गए थे पिछले 2-3 सालों में, उसके बाद ये नॉर्मलाइज हो गए। अब थोड़ी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स हैं वो इन कंपनीज के लिए अभी भी हैं। वैल्यूएशंस आप अक्रॉस द बोर्ड अगर आप हिस्टोरिकल नंबर्स पे देखेंगे तो शायद बहुत आपको सस्ता नहीं लगे, लेकिन मुझे लगता है अगर आप फॉरवर्ड नंबर्स देखें जिस टाइप की कन्वर्जन हो सकती है, जैसे अभी मैं मैसगांव की बात कर रहा था, ऑर्डर्स बुक अगर 30,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप रफली एक आइडिया लगा सकते हैं कि टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह कैसी होगी। थोड़ा लंपीनेस रह सकता है, तो जिन क्वार्टर्स में ऐसे खराब कुछ न्यूज आए वहां पे आप कर सकते हैं, प्लस एक्सपोर्ट वाला एक बहुत बड़ा ट्रिगर होना चाहिए। बीडीएल में भी हमने करेक्शन काफी हद तक देखी है, बट मुझे लगता है मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा जब तक कि बड़े ऑर्डर्स कन्वर्ट नहीं होते। जो न्यूज आपने बोली है, इसके अलावा शायद 2 देश और भी हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ब्रह्मोस में, और रेगुलरली ऐसे इंटरेस्ट आ रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो एक्सपोर्ट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो अभी भी शायद वैल्यूएशंस में कवर्ड नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग नंबर्स पे ज्यादातर स्टॉक्स फुल्ली वैल्यूड है मेरे हिसाब से। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है जहां आप बहुत बड़ी अपसाइड निकाल सके। बीडीएल भी और बीईएल दोनों ही उस लिस्ट पे हैं, बट जो स्केल चेंज है वो भी काफी बड़ा हो सकता है। तो बीडीएल मेरे हिसाब से डिप्स पे ऐड करने के लिए काफी बढ़िया स्टोरी है। डिफेंस सिस्टम, और अगर आप देखें मिसाइल सिस्टम, मेरे ख्याल से आर्मेनिया के बाद इस डिफेंस सिस्टम का शायद यूएई दूसरा देश हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर ये, स्पेशली भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के संदर्भ में। खैर, इस खबर से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, और अब चलते हैं नूपुर के पास। सिटी की एक खास कंस्ट्रक्टिव बुलिश रिपोर्ट सिप्ला पे, जिसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। नूपुर, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, और क्या ट्रिगर माना गया है, और क्या व्यू है, टारगेट्स क्या सेट किए गए हैं सिप्ला पर? बिल्कुल, टारगेट्स काफ़ी ऊंचे लेवल के यहाँ पर सेट किए गए। सिटी की तरफ से सिप्ला पे बाय की रेटिंग को बरकरार रखा गया है। टारगेट देखिए तो 1700 रुपये का आते हुए नजर आ रहा है। 26% का अपसाइड यहाँ से सिटी को नजर आता है सिप्ला पर। 90 डेज का जो पॉजिटिव कैटलिस्ट का वॉच होता है उसमें इस स्टॉक को डाल दिया गया है। कई ट्रिगर्स है जहाँ से ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। सबसे पहले यूएस कारोबार की बात करें तो यहाँ पे एक नया लॉन्च जेनेरिक कारोबार में, साथ ही साथ वेंटोलिन का जो लॉन्च होगा उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आउटफ्लो देखने पॉजिटिव रेवेन्यू आती हुई नजर आ सकती है। साथ ही साथ जो एक और कंपनी की यूएस में बहुत फेमस दवाई है उसकी वजह से 50% जो आय में रिकवरी है वो भी आती हुई नजर आ सकती है। डोमेस्टिक कारोबार की बात करें तो खासकर रेस्पिरेटरी कारोबार की यहाँ पे एक अच्छा खासा रिबाउंड की उम्मीद लेके चल रहे सिटी, काफी पॉजिटिव यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज हाईलाइट की है सिटी ने, जहाँ पे इंदौर का जो प्लांट है यूएस एफडीए की री इंस्पेक्शन जो है वो जल्द हो सकता है, और री इंस्पेक्शन के बाद क्लियरेंस आने की बड़ी उम्मीद है, और ये बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जब डोमेस्टिक कारोबार की बात आती है। तो रेवलिमिट जो कि पिछले क्वार्टर में एक पेन पॉइंट बना था, अब सिटी का मानना है कि जितनी भी अर्निंग्स डाउनग्रेड रेवलिमिट की वजह से हुई थी वो बॉटम आउट हो चुकी है, और यही एक वजह है कि यहाँ से जो है रिबाउंड देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिकल दबाव काफी कम होने से इनपुट कॉस्ट और जो मार्जिन के रिस्क थे वो भी अब जो है कम होते हुए नजर आएंगे। हाई वैल्यूएशन वाले घरेलू फार्मा जितनी भी कंपनीज है उसमें सिटी को सिप्ला सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ये काफी पॉजिटिव है, और जो इंडिया प्रॉक्सी है उसका भी एक प्ले आउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यूएस कारोबार को लेकर सिटी काफी पॉजिटिव है, डोमेस्टिक कारोबार को लेकर सिटी पॉजिटिव है, और इंदौर का तो यूएस एफडीए का प्लांट है, वहां के री इंस्पेक्शन के बाद हो सकता है कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट आते हुए नजर आए, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट होगा आगे चल के ग्रोथ को लेकर। तो 26% के अपसाइड के साथ 1700 रुपए का लक्ष्य देते हैं सिटी। ओके, जी हाँ, सिप्ला पर एक अग्रेसिव प्राइस टारगेट इस समय, और शानदार मूव स्टॉक में आज आपको देखने को मिले हैं। चलिए धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया। मानस जी हैं, आशीष बहेती जी हैं, पंकज जी हैं धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। आशीष जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन।
मुझे BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो 435 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 4.5 पे ट्रेड कर रही है, ₹3 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, और ₹8 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। PL 431 पे सडनली अगर आप देखें डिफेंस स्पेस में इस खबर के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, उसको आशीष जी कैप्चर करते हुए 435 की कॉल 450 पे लेनी है आपको। 9% OI बिल्डअप हुआ है यहाँ पर। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम्स पहले से बना रहा है। पिछले 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 285 का कॉल ऑप्शन जो ₹4.70 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹3.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ₹7 की टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, आपने क्या पिक किया ऑप्शंस में? सर HAL के ऊपर नजरें हैं, 4500 के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 65-66 के आसपास से फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 50 का मेंटेन करे। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 95 तक के टारगेट्स यहाँ पर रिप्लेस हो सकते हैं। ओके, HAL ये हो गई पिक। डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा मूव आया जब से वो रॉयटर्स की रिपोर्ट आई, और वाकई में अगर आप देखें तो वीरू ये डिफेंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि अब तक तो हम डिफेंस में आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे। एक समय था डिफेंस में हम डिपेंडेंट थे, अब आत्मनिर्भर की बात हो रही है और अब तो एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो ये एक वाकई में भारतीय डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा अगर वाकई में एक्सपोर्ट शुरू हो जाएं, और UAE जैसे देशों के साथ अगर शुरू हो जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा। हाँ, मतलब आप सोचिए अनुज, एक तो एशियन कंट्रीज में 2 हो गए मेरे ख्याल से, 2 ग्राहक अपने हो गए, 1-2 अरब में पहला होगा ना ये, क्योंकि उधर अर्मेनिया और एक ही अरब में मेरे ख्याल से पहला होगा अगर UAE जाता है ना। बिल्कुल, अगर ये होता तो अभी तो बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। हाँ सॉरी वीरू अभी तो बात चल रही है। पर अनुज, डिफेंस मेरे ख्याल से ये पीक आउट हो गया था पूरा का पूरा 2024 में, है ना, इस चुनाव के बाद, है ना, उसके बाद फ्री फॉल। क्या प्लेसमेंट कैसी लग रही है? आई मीन सिर्फ अगर आप इस बात को देखें कि मिड कैप्स चल रहे हैं, स्मॉल कैप चल रहे हैं, और इस स्पेस की ज़्यादातर प्रेजेंस वहीं पर ही है, कैसे रीड करना चाहिए डिफेंस को इस वक्त? बिल्कुल, आई थिंक आज सुबह हमने BDL लिया भी था चैट GPT में, लेकिन पहला स्टॉक था इनफैक्ट BDL आज चैट GPT का। लेकिन आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है कि एक जैसे आपने कहा 2024 में थोड़ा पीक आउट हुए, उसके बाद थोड़ा एक लंबा कंसोलिडेशन आया। काफ़ी स्टॉक्स एक्चुअली काफ़ी गिरे भी, 25-25, 30-30% गिरे। इसमें ना अभी भी जो रिस्क है वो एग्जीक्यूशन का है, और ये अगर आप देखें तो अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अपने उन हाई से काफ़ी नीचे हैं। तो शायद एक वापस सेंस बन रही है कि थोड़ी सी बाइंग लौट रही है। BEL आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा, वो खैर इंडेक्स का भी स्टॉक है। BEL आई थिंक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब है। ये अगर आप 12 महीने का चार्ट देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से आपको मोर और लेस पॉजिटिव आई थिंक रिटर्न्स दिखाएगा कंपैरेटिवली। हाँ, तो कम से कम यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स थे। चलिए एक काम करते हैं, हाँ सुदर्शन के पास जाएंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक बार आप लेकर आइए जरा मुथूट फाइनेंस में अच्छे मूव्स हैं, करीब 2% ऊपर इस समय ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा और अगर आप स्टॉक्स देखें तो इंडियन होटल्स तो खैर सुबह से ऊपर है। सोलार इंडस्ट्रीज अच्छे मूव। एक बार कोटक महिंद्रा बैंक रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई देंगे। ये कोटक बैंक देखिए एक बार, ये आशीष जी आप देखिए क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? जी, मुझे मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग बना है, और जिस हिसाब से अब कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के जो ओपन था उसके सरपास कर रहा है। स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने 200 डेमा तक का मूव दिखाने के लिए। तो 409 के इनिशियल फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए, 399 का एसएल मेंटेन करे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ऑटो कंपनियों के लिए जून भी एक शानदार महीना रह सकता है, क्योंकि वाहन डेटा के मुताबिक अब तक जून में इंडस्ट्री ने करीब 20% ज़्यादा रजिस्ट्रेशन दिखाए हैं। सुदर्शन से चलते हैं, सुदर्शन के पास चलते हैं सारी डिटेल्स के लिए। सुदर्शन बताइए।
गुड आफ्टरनून अनुज। सो याद होगा आपको H2 FY26 में जो टॉप गियर मूव स्टार्ट हुआ था जीएसटी पॉलिसी के बाद, वो मूव अभी भी कंटिन्यू करते हुए नज़र में दिख रहा है। और जून महीने की बात करें तो वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा इंडिकेट कर रहा है कि ग्रोथ, जो टोटल ग्रोथ रजिस्ट्रेशन का होने वाला है, वो 20% से ऊपर रहने वाला है। और सेगमेंट जो आउट परफॉर्म करने वाली है वो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जहाँ पे ग्रोथ आपको 23 to 24% तक दिख सकता है। उसका टू व्हीलर्स की बात करें तो वहाँ पे भी ग्रोथ 19 to 20% दिख सकता है। एक सेगमेंट जो लास्ट कुछ एक महीने से अच्छा करते हुए दिख रही है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। और लास्ट 2 महीने अप्रैल और मई में ग्रोथ इनका 40% से ऊपर रहा है। और ऑल प्रोबेबिलिटी में आपको इस महीने में भी उसी रेंज में ग्रोथ दिख सकता है। अगर जो आप बात करते हैं टोटल सेगमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रोथ 20% रह सकता है। टू व्हीलर्स की बात करें तो 19%, पैसेंजर व्हीकल आउट परफॉर्म करेगी, 23% ग्रोथ रहने का आसार है। और कमर्शियल व्हीकल ओवरऑल कंटिन्यू अच्छा करते हुए दिख रही है, 20% का ग्रोथ रह सकता है। बट MNCV सेगमेंट ग्रोथ हो सकता है 10% से ज़्यादा, बट वो अंडर परफॉर्म करेगी अगर जो इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें। और 3 व्हीलर्स में ग्रोथ 16 to 17% रह सकता है। अगर जो सेगमेंट डिटेल में बात करें तो टू व्हीलर्स में 2 कंपनीज जो मार्केट शेयर गेन करते हुए दिख रही है वो है टीवीएस मोटर और रॉयल एनफील्ड। और जहां तक बजाज ऑटो और हीरो की बात है तो वहां पे भी आपको ग्रोथ ठीक ठाक दिख सकता है, लेकिन हीरो मोटो अभी भी मार्केट शेयर लूज करते हुए दिख रही है। अगर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर सेगमेंट में बात करें तो ये एथा एनर्जी कंटिन्यूसली अच्छा करते हुए दिख रही है। और ओला इलेक्ट्रिक के लिए 4th स्टेट मंथ होगा जहां पे उनका मंथली वॉल्यूम 10,000 यूनिट से ज्यादा रहेगा। पैसेंजर व्हीकल में 2 कंपनी जो कि मार्केट शेयर गेन कर रही है वो है मारुति और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। M&M ऑटो का भी ग्रोथ अच्छा रहेगा, लेकिन Hyundai मार्केट शेयर लूज करते हुए दिख रही है। MNCV में अशोक लेलैंड का मार्केट शेयर लॉस हो रहा है और गेन जहां पे हो रहा है वो है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। अगर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रैक्टर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन था कि डिलेड मॉनसून के कारण इंपैक्ट रह सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। और जो आउट परफॉर्म कर रही वो है महिंद्रा ट्रैक्टर सेगमेंट। अब आते हैं उस सेगमेंट पे जो कि आउट परफॉर्म कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। आपको बताते हैं अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं और जून 2026 का जो वॉल्यूम्स है ऑलरेडी जून 2025 से ऑलमोस्ट 10% हायर है। और ये अप्रैल 2026 में ग्रोथ था ऑलमोस्ट 44%। टोटल वॉल्यूम्स की बात करें तो 2.52 लाख यूनिट्स, वो बढ़कर हो गया था 2.76 लाख यूनिट्स मई में और ग्रोथ था 48%। सो अभी भी 8 से 10 दिन बाकी है, लेकिन अगर जो ये ट्रेंड्स होल्ड किया तो ये जून 2026 भी मल्टी हाई आपको देखने को मिल सकता है। ओके सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय आपके लिए कुछ डेटा पॉइंट्स। बजाज ऑटो यहाँ पर अच्छे मूव हैं, करीब 1.25% के करीब ऊपर है। आयशर मोटर्स यहाँ पर भी अच्छे मूव्स। एक अशोक लेलैंड है जो प्रेशर में है, और अशोक लेलैंड पर आपको याद होगा वो एक ऑटो स्टॉक्स में इकलौता यही स्टॉक है जिस पर हमने कुछ समय पहले नेगेटिव व्यू लिया था। आई थिंक 180-85 से एक नेगेटिव व्यू था स्टॉक पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लियरली थोड़ा सा प्रेशर है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते में चला है स्टॉक, लेकिन यहाँ पर प्रेशर रहेगा रिलेटिव टू द अदर स्पेस। अशोक लेलैंड 156.60 पे ट्रेड करता हुआ। अभी हमने वहाँ डेटा को एनालाइज किया। शायद बीच में जब क्रूड शॉक था उस वक्त तो खैर पूरे ऑटो में एक डिप था। इवन अगर आप उस वक्त देखें दिग्गजों में M&M भी अगर आप देखें सिंक हुआ था। अभी हमने यहाँ पे ऑटो जायंट्स की बात करी, मिड कैप की बात करी, EV सेगमेंट की बात करी, इवन ओला इलेक्ट्रिक की बात हुई, जहाँ पे भी शरद बता रहे थे कि आंकड़े स्टैट स्ट्रॉन्ग है इस बार जून के। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त ऑटो में? 4 व्हीलर्स में हमें लगता है टाटा मोटर्स एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रा बेट है, जहां हम अभी भी बेट कर रहे हैं। मुझे लगता है डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। डोमेस्टिक साइड पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक में पिकअप है, उसका भी फायदा उनको मिलना चाहिए। फाइनली टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स बिक रहे हैं इंडिया में, तो मुझे लगता है वो रेस्पॉन्स काफी बढ़िया है जब से वो नए प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शिफ्ट किया है। प्लस इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो प्राइमरली टॉप लाइन और बॉटम लाइन को काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी हमारे हिसाब से काफी बढ़िया आने चाहिए। तो 550-600 रुपए के टारगेट्स हैं हमारे टाटा मोटर्स में। तो जैसे जैसे अगले 2-3 क्वार्टर इंप्रूवमेंट होता है वो होना चाहिए। टू व्हीलर्स में मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प हमारी बेस्ट बेट है। मुझे लगता है जो R&D बेनिफिट्स उनको मिलने चालू होंगे वो लॉन्चेस में और प्रोडक्ट में दिखना चाहिए। EV में भी उनकी प्रेजेंस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी, तो वीडा के साथ। तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर्स में काफी हद तक आउट परफॉर्म करेगा।
ट्रैक्टर्स में मैं काफी बुलिश हूँ। अब एस्कॉर्ट्स पे मुझे लगता है कि कुबोटा के संग जो टाई अप वाले प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगे उनका इफेक्ट अब नंबर्स में अगले 2-3 क्वार्टर दिखना चाहिए। तो एग्री इक्विपमेंट्स में एस्कॉर्ट्स मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से काफी बढ़िया बेट रहनी चाहिए। और जो थोड़ा सा रिस्क प्योरली इलेक्ट्रिक साइड पे लेना चाहे तो में तो बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गई है, तो मुझे लगता है जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो ओला की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। ओके थोड़ा रिस्क नहीं, काफ़ी रिस्क लेना पड़ेगा अगर ओला ले रहे हैं तो, लेकिन ठीक है। स्टॉक में लोअर लेवल से रिकवरी तो है ओला इलेक्ट्रिक में। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे सबसे पहले मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष बहेती जी हैं हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए बजाज फिनसर्व पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर करीब 2-3 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और ये कंसोलिडेशन 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था, लेकिन इंटरडे चार्ट पे आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बजाज फिनसर्व के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 1780 का कॉल ऑप्शन, 1780 का कॉल ऑप्शन 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करनी है। 17 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, यहाँ पे बजाज फिनसर्व पे 1780 की कॉल। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी देखिए मेरी नजर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चार्ट के ऊपर एक कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट है। चार्टिकली 440 का एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस था जो आज इसने एक बार पेनिट्रेट किया और उसके बाद 440 के ऊपर ये मेंटेन हो रहा है फ्यूचर में। तो 440 के हिसाब से देखें तो 438 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के पीएफसी बाय करें। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा करीबन 450 से 452 तक पीएफसी ये होगी राजेश जी की पिक। आशीष जी आप क्या पिक कर रहे हैं चार्ट के चमत्कार में? जी मुझे सोलार इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। डिफेंस एज फैक्ट में काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है और सोलार वैसे भी स्ट्रेंथ में था। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें काफी ज्यादा है कंपेयर टू डिफेंस स्टॉक्स। स्टॉक ने आज ही 20 डेमा से बाउंस दिया है और एक क्लीन ब्रेकआउट राउंडिंग बॉटम का देखने मिल रहा है यहाँ पर, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 18,000 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 18,600 और 19,000 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज 18,335 पे आपका बाय कॉल है यहाँ पर। चार्ट का चमत्कार आशीष बहेती जी का। शरद जी आप क्या पिक कर रहे हैं आज की मिड कैप फंडा कॉल? जी हमारी आज की मिड कैप फंडा कॉल होगी LTTS L&T टेक्नोलॉजी। हमारे हिसाब से कंपनी इंजीनियरिंग R&D में एक नीश नाम है और मोबिलिटी सस्टेनेबिलिटी खास करके ऑटोमोबाइल EVs और STVs वाला जो काम है, प्लस इंडस्ट्रियल एनर्जी, प्लांट एनर्जी, हाईटेक, मिडटेक और टेलीकॉम में जो काम करते हैं, लगभग तीनों सेगमेंट से बराबर बराबर रेवेन्यूज आते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो ट्रिगर्स हैं वो कंपनी गाइड कर रही है कि तीनों ही सेगमेंट्स को लगभग डबल करने की कंपनी बात कर रही है। ER&D आउटसोर्सिंग, ER&D ग्लोबली तो 8-9% ही ग्रो करना चाहिए 2030 तक, लेकिन इंडिया में जो शेयर है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि वो 17 से 22% जैसे CAGR रहनी चाहिए, जो काफी डिसेंट ग्रोथ है। तो अगले 2 साल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो नए पेटेंट्स वगैरह भी हैं कुछ डीप इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज में इनके पास, तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। डील पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, तो हमें लगता है उसका भी फायदा अब नंबर्स में आने वाले समय में दिखना चाहिए। प्लस जैसे जैसे ये अनिश्चितताएं कम होती हैं तो उसका भी फायदा IT को मिलना चाहिए। और काफी करेक्शन ऑलरेडी देख ली है, तो हमारे हिसाब से अगले 1 साल में लगभग कंपनी 150-55 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी। 25 से 30 टाइम का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 4,000 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से L&T टेक सर्विसेज 4,000 के शुरुआती लक्ष्य के लिए आपका L&T टेक पे एक बाय कॉल है। 3335 पर ट्रेड करता हुआ 4 ट्रेड्स पिक किए थे हमने। पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन ट्रेड, मानस जी ने पिक किया था। उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी ने पिक किया। पहला ट्रेड बजाज फिनसर्व की कॉल 1780 की राजेश सतपुते जी ने। उसके बाद आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक किया पीएफसी फ्यूचर्स आशीष बहेती जी ने। सोलार इंडस्ट्रीज डिफेंस स्पेस में अगर आप देखें तो एक मोमेंटम को खेला कैश कॉल में, मतलब टेक्निकल कॉल में। और उसके बाद अभी अभी आज का मिड कैप फंडा शरद जी ने शेयर किया स्क्रीन पर, दैट्स L&T टेक सर्विसेज। निफ्टी स्टिल अपने उस जोन को मजबूती से पकड़े हुए है। 24,136 निफ्टी बैंक जिसे कहते हैं ना एज पे, कॉर्नर पे 58,000 को बार बार स्ट्राइक कर रहा है। बट इस वक्त जो है ना वो मूव आ रहा है डिफेंस में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखिए आइए स्क्रीन पे प्लीज़ ज़रा एक बार। HAL 4510
अभी सोलार को पिक किया गया 4510 का मतलब ये है, ये एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। सोमेल, आपका व्यू क्या होगा? 4512 है ना, अच्छा मूव। अगर मैं 5 दिन की कैंडल को रीड करूं तो भी, और मैं अगर इसको 19 मई से लेकर अब तक कंसिडर करूं तो भी, आपका टेक क्या है? एब्सोल्युटली वीरू, पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। ऑल द डिफेंस स्टॉक्स, सारे ही डिफेंस स्टॉक्स ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे लग रहे हैं। बीएल और एचएएल दोनों मेरे टॉप पिक्स रहेंगे। एचएएल में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न लास्ट वीक ब्रेकआउट मिला था। इनफैक्ट लास्ट वीक में जो बड़ा मूव हमने देखा वो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ, 2040 के ऊपर बंद हुआ, और आवरली चार्ट्स पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन आज ब्रेकआउट मिला है। ग्रेट सेटअप। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 4300 पर और टारगेट रखेंगे 4700 पर। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये आज एक्चुअली सुबह डिफेंस एज अ सेक्टर हमने पिक किया था चार्ट जीपीटी में, और पहले 2 स्टॉक्स बीडीएल और बीईएल थे। डिफेंस में अब शानदार मोमेंटम, बीडीएल में अच्छा मोमेंटम, बीईएल में अच्छा मोमेंटम, और अच्छी बात ये कि सब में बीईएल भी रखिए, सब में मूव्स जो हैं वो मोर और लेस स्क्रीन पर प्ले हुए हैं। जी हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात पीएसयू कंपनीज की हो ही रही है। तो नवरत्न का दर्जा मिलने से गार्डन रीच और चेन्नई पेट्रो, यहाँ अच्छी तेज़ी है। आखिर ये नवरत्न कंपनियों का क्या एडवांटेज होता है? ये टाइटल जो है ये चेंज होने से क्या एडवांटेज होते हैं, ये आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। सर, ये नवरत्न कंपनियां 9 नहीं है, सबसे पहले ये बता दूं, सुनने में ऐसा लगता है कि 9 कंपनियां होंगी, लेकिन टोटल 29 ऐसी कंपनियां जो भारत सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं और इन्हें ये नवरत्न का दर्जा मिला है। अब इस 29 में से आप देखें तो 27 लिस्टेड हैं, केवल 2 कंपनियां ऐसी हैं जो अभी तक लिस्टेड नहीं है, जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग है और एक सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। केवल यही 2 कंपनियां हैं, बाकी पूरी लिस्ट आप देखिए 27 के 27 कंपनी मार्केट में आपको अवेलेबल है। अब सबसे बड़ा सवाल कि नवरत्न दरअसल होता क्या है, तो कंपनियां जो है पीएसयू जो इन्हें एक कैटेगरी में सरकार डिवाइड करती है, जैसे मिनी रत्न हो गया, नवरत्न हो गया और महारत्न, यानी जो नवरत्न पोजीशन है बीच की पोजीशन है, टॉप मोस्ट पोजीशन आ गई आपकी महारत्न। और इसे अगर आप देखें तो सरकार बहुत सारे पैरामीटर्स के बाद आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में जाएगी, और उसके अलग अलग एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है कि इनकी MOU रेटिंग बहुत बढ़िया देखने को मिलनी चाहिए, और साथ में जो इनका कॉम्पोजिट स्कोर है, इस स्कोर की रैंकिंग भी सरकार करती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, MOU परफॉर्मेंस है, इसे यहाँ पर रखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एबिटा टू कैपिटल एम्प्लॉयड है, EPS की ग्रोथ है, टर्नओवर कैसा देखने को मिला, पिछले 4-5 साल में ग्रोथ कैसी देखने को मिली, और अपने सेक्टर में इसकी लीडरशिप कैसी है कंपनी के, तो उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर इन स्टॉक्स को, इन कंपनीज को आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ नाम बदलता है, स्टेटस बदलता है, या फिर कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी बड़ा बेनिफिट होता है? बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। देखिए, सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि प्रोसेस बहुत लंबा है, एक ही काम के लिए बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर नवरत्न का दर्जा मिल जाए तो ये सारे जो अप्रूवल्स होते हैं बहुत स्पीडी देखने को मिलते हैं, चाहे केपेक्स के डिसीजंस हो, जेवी का गठन करना हो, नए प्रोजेक्ट में एंट्री करना हो, इसके लिए बहुत ही स्पीडी अप्रूवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका नवरत्न का स्टेटस है तो केपेक्स के प्लान्स को बहुत जल्दी सरकार यहाँ पर अप्रूवल देती है। साथ में फॉरेन में भी आप देखें तो कोलैबोरेशन कर सकते हैं, विदेशों में जेवी के गठन के साथ कारोबार कर सकते हैं, इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर हायरिंग भी करनी है तो इसमें सरकार की अतिरिक्त जो है मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आप देखें तो खुद से डिसीजन ले पाते हैं, स्पीडी अप्रूवल मिलते हैं, तो इसके चलते बड़ा ऑपरेशनल बेनिफिट है, और इसी को मार्केट रिजॉइस कर रहा है। आज देखें तो दोनों स्टॉक में हल्की सी तेजी नजर आएगी। दोनों स्टॉक में हल्की सी तेजी नजर आएगी। 2 स्टॉक्स और आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। शरद जी, आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन कौन से हैं वो 2 स्टॉक्स? एक बार रखिए आप जरा वेदांता एल्यूमिनियम। बात करते हैं कि वेदांता के 4 स्टॉक्स जो अलग लिस्ट हुए उनमें से 3 में अपर सर्किट था, सिर्फ वेदांता एल्यूमिनियम था वो नहीं चल पा रहा था, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में इसमें भी सर्किट लगा, ये 5% ऊपर है। और एक कैश मार्केट का स्टॉक मंगलम सीमेंट रखिएगा स्क्रीन पर, काफ़ी दिनों के बाद यहाँ अच्छा मोमेंटम है, ये स्टॉक अब कैश के टॉप गेनर्स में है। इनफैक्ट अब करीब 6% ऊपर आपको मंगलम सीमेंट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए 901 पर इस समय। अब क्या है स्टोरी? देखिए, एक समय था कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज जाना जाता था एज वन ऑफ द आइकॉनिक एक्सचेंजेस। पश्चिम बंगाल की
पहली जो बीजेपी की सरकार बनी है उन्होंने अपने पहले पूर्ण बजट में इसको रिवाइव करने की बात की है। जी हाँ, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज क्या रिवाइव होगा? आशीष से जानते हैं फिर से। आशीष, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है आज। सर बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है और बीजेपी का पहला वेस्ट बंगाल का बजट है और इस बजट में देखें तो मार्केट के लोग तो काफ़ी हैरान हो चुके हैं कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइव करने की बातें कही जा रही है। और दरअसल आप देखें तो पिछले साल फेब में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ने खुद वॉलंटरीली कहा था कि अब वो वाइंड अप करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से देखें तो लीगल हर्डल्स हैं, डेट काफ़ी ज़्यादा माउंट हो चुका है और ऑपरेशंस तो बिल्कुल होते ही नहीं। हमें पता है कि मार्केट में लीडरशिप एक्सचेंज में किस प्रकार की देखने को मिल रही है, दो ही कंपनियां NSE और BSE। अब ऐसे में यहाँ पर ना के बराबर की ट्रेडिंग होती थी तो इसको वायबल नहीं था कि आगे कंटिन्यू करना। तो उसके बाद आप देखें तो सेबी की तरफ से भी मंजूरी मिल गई। अब सेबी ने दरअसल क्या किया कि इनके पास जो लैंड है, असेट्स है, इसकी बिकवाली को मंजूरी दे दी और सिटीजन ग्रुप को तकरीबन 253 करोड़ में इनका जो लैंड है ये बेचने के लिए, और ख़ासतौर पर जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि कामकाज तो बिल्कुल होता नहीं था, तो सेबी ने क्या कर दिया कि इनकी जो VRS की स्कीम थी वो भी अप्रूवल दे दी। और मज़े की बात यह कि जितने भी एम्प्लॉयज़ पुराने थे सब ने इस VRS स्कीम को स्वीकार कर लिया और तकरीबन 21 करोड़ का पे आउट यहाँ पर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से देखने को मिला। लेकिन जैसे कि आप बता रहे थे कि एक ज़माने की बहुत बड़ी ग्लोरी है, 118 साल के करीब का इतिहास यहाँ पर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का देखने को मिलता है। और एक समय ऐसा था कि पीक पर तकरीबन 1750 कंपनियां इसमें लिस्टेड थी, 650 ट्रेडिंग मेंबर्स थे और कलकत्ता और बॉम्बे के बीच में जो पुराने मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे आपको किस प्रकार से आर्बिट्राज होता था और दोनों की वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़त होती थी। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, खासतौर पर आप देखें तो जो केतन पारेख का स्कैम हुआ उसके बाद से यहाँ पर पेमेंट के क्राइसिस हो गए और सेटलमेंट है, ऑब्लिगेशंस है, सब कुछ ऑफ ट्रैक हो गया और फिर उसके बाद तो एक एक के बाद एक सब चीज़ें गलत पड़ती चली गई। सेबी ने यहाँ पर इनकी जो ट्रेडिंग है ये 2013 में सस्पेंड कर दी और उसी के बाद अगर आप देखें तो कलकत्ता में जो स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइव करने के लिए हाईकोर्ट के भी प्रयास देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो बहुत पिछड़ चुका है टेक्नोलॉजी के मामले। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि सरकार चाहती है कि ये रिवाइव हो जाए। सरकार चाहती है रिवाइव हो जाए, बिल्कुल। और देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मैं जब अपना करियर स्टार्ट किया था 2003 में, उस समय पे हम ख़ास तौर से सुबह सुबह कई बार उसकी वेबसाइट भी चेक करते थे, क्योंकि क्या होता था कलकत्ता में काम जल्दी शुरू होता है। कई लोग मानते हैं कि इंडिया में 2 टाइम जोन होने चाहिए, जैसे कलकत्ता में तो सूरज बहुत जल्दी उगता है और कई लोग तो 6-7 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। खैर हम तो वैसे ही पहुंच जाते हैं, लेकिन कलकत्ता में वैसे मतलब एक जनरली दिन जल्दी शुरू होता है, ढलता भी जल्दी है। तो कई बार प्रेस रिलीज़ वहाँ पहले आ जाती थी कई बार, क्योंकि वो एक्सचेंजेस को भेज दी, रात को आपने एक प्रेस रिलीज भेज दी, तब तो फैक्स भेजा जाता था, फैक्स भेज दिया आपने एक्सचेंजेस को, तीनों एक्सचेंजेस को फैक्स भेज दिया, उनमें से किसी एक एक्सचेंज ने उठ के सुबह डाला, तो उस समय हम ध्यान रखते थे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का भी। अच्छा, मैंने क्यों शरद जी को रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी देर बने रहे हमारे साथ। शरद जी, कोई मेमोरी है क्या कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से, और इसको रिवाइव करना वैसे होगा तो काफ़ी हरक्यूलियन टास्क इस एनवायरनमेंट में? हाँ, बिल्कुल हरक्यूलियन टास्क तो होगा, क्योंकि ऑलरेडी चैलेंजेस काफी BSE जैसे लोगों को भी कष्ट हो रहा है, तो बाकी नए मेंबर्स को तो तकलीफ हो। हाँ। और जहाँ तक मेमोरीज की बात है, इनिशियली केतन पारेख के पहले तो थोड़ा हसल बसल रहता था। अगर आप उस एरिया में जाएं तो खाने पीने की भी बहुत सहूलियत थी, तो जनरली बहुत ज्यादा हसल बसल रहता था। अभी तो लगभग वेकेंट सा ही हो गया है, क्योंकि सामने भी ब्रोकर्स के कुछ ऑफिसेज वगैरह थे, वहां भी आपको अच्छी खासी भीड़ मिलती थी। तो हसलिंग बसलिंग एरिया था और खाने पीने के सामान के लिए काफी फेमस था उस टाइम पे। तो अभी भी है खाने पीने के लिए तो, लेकिन जो प्राइमरी बिजनेस है वो काफी हद तक खत्म हो गया वहाँ का। हाँ, नहीं मैं वही कहने वाला था, खाने पीने के तो खैर वैसे कलकत्ता में अभी भी किसी भी गली में चले जाएंगे तो मिल ही जाएगा, वो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन खैर इंटरेस्टिंग होगा, फैसिनेटिंग होगा अगर ये रिवाइव हो तो। और वैसे भी आई थिंक कहीं ना कहीं जितने 3-4 एक्सचेंज हो तो और अच्छा है, थोड़ा सा आर्बिट्राज का काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रहती हैं। और इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेट्स सी वाकई में रिवाइव होता है या नहीं होता है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद LIC म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर सुमित भटनागर जुड़ेंगे हमारे साथ। ओके, चलिए अब हमारे साथ LIC म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर सुमित भटनागर जुड़े, उनसे बात करेंगे। सुमित जी, गुड आफ्टरनून। इस समय आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? फ्रेश कॉर्पस जो आ रहा है सबसे ज़्यादा, इस समय आपकी बुलिश थीम्स कौन सी होंगी?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मुझे यहाँ पे शो पे मौका देने के लिए, बात करने के लिए आप लोगों से और आपके श्रोताओं से। देखिए, हमारा ये मानना है कि इस टाइम पे जो है बैंक्स एक बहुत अच्छा स्पेस है इन्वेस्ट करने के लिए। टीएनडी जो पावर, टीएनडी, केपेक्स, एंटायर वैल्यू चेन जो है, डेटा सेंटर्स हैं, ये सारे बहुत अच्छे थीम्स हैं। अभी भी वैल्यूएशन भले ही स्ट्रेच्ड है, अगर आपका 3 साल 5 साल का व्यू है तो ये बहुत अच्छे थीम्स हैं। अदर देन दैट फार्मा भी जो है हमें बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव लगता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। फार्मा एंड हॉस्पिटल्स बोथ, ये 3-4 मेन थीम्स हैं हमारी। बाकी जो है हमारा अंडरवेट्स में भी थोड़ा सा बैंकिंग है, नॉन फेरस मोस्टली, एंड थोड़ा बहुत जो बिकॉज ऑफ मानसून कंसर्न ऑटोस थोड़ा सा भी अंडरवेट है। अच्छा सुमित जी, मैं एक एक करके आता हूँ सभी सेक्टर्स पे, स्पेसिस पे। कुछ देखिए, मार्च ऑनवर्ड्स मिड कैप की, स्मॉल कैप की प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। कुछ ऐसे स्पेस हैं जो कि पिछले 1-2 वर्षों से बहुत चुनौतीपूर्ण हालात में थे। फॉर इंस्टेंस होटल्स पिछले 1-2 दिन से मूव अच्छे यहाँ पे आ रहे हैं। डिफेंस थोड़ी थीम्स पे उतरते हैं। इन दोनों थीम्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, दोनों पे ही हमारा व्यू पॉजिटिव है। नियर टर्म में बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन कॉर्पोरेट एक्टिविटी एज ऑल्सो जो हमारे जो टूरिस्ट आते हैं उनकी वजह से जो है हमारा जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स था होटल्स में थोड़ा सा नीचे गिर गया था। बट अब जो है एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जैसे पीस के चांसेस बढ़ रहे हैं, ये वापस रिवाइव होगा और इसमें जो है ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी और टेनेंसी भी और रेंटल भी बढ़ेंगे। तो उसमें जो है यहाँ से जो है ये सेक्टर, होटल सेक्टर हमें अच्छा लगता है। दूसरा, आपने डिफेंस का बात किया था। देखिए, डिफेंस जो है एक स्ट्रक्चरल थीम है और जो आपका जो लास्ट 4-5 साल से एक ही चीज रियलाइजेशन आ रहा है कि जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड सेल्फ रिलायंस, आपका जो है मेक इन इंडिया जो है बेसिकली, एंड एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, वो जो है आर गोइंग टू बी द की थीम्स इन डिफेंस। वैल्यूएशंस यस उतने सस्ते नहीं है, मगर अगर आप 4-5 साल का पर्सपेक्टिव से इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से भी जो है अच्छा पैसा बनाने का जो है पॉसिबिलिटी है। ठीक है, डिफेंस से बातचीत हो गई, होटल से बातचीत हो गई। 1-2 स्पेस पे और उतरते हैं। आई मीन अभी फार्मा में मूव अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं अभी आ रहा हूँ ऐसी स्पेस पे जो कि थोड़ा सा डिफेंसिव भी हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा मेटल्स पे आऊँगा जो ग्लोबली एसोसिएटेड हैं। सुमित जी, ये फार्मा में आपका टेक क्या है? यहाँ पर आप किन स्टॉक्स पे, फॉर इंस्टेंस सीडीएमओ, जेनरिक, कहाँ पर बुलिश हैं? और एक और बात, हमने एक अच्छा सी शार्पनेस, एक प्राइस मूव देखा था तमाम हॉस्पिटल स्टॉक्स में, हेल्थ केयर स्पेस में। यहाँ पर आपका टेक क्या है? देखिए, फार्मा में हमारा व्यू पॉजिटिव है, बट मोर ऑन स्पेशलिटी फार्मा और सीडीएमओ स्पेस जो है वो सारा कंपनीज का जो है प्रोडक्ट पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ से जो है, जैसे आपने सुना होगा कि जो है वुक्सी को भी जो है यूएस ने अपना जो है रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया है। तो उसके बाद जो है इंडिया के लिए बहुत सारा जो है सीडीएमओ स्पेस में अपॉर्चुनिटीज आगे और आएगा, पैसा और आएगा। बट ये है कि हमें सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। जेनरिक्स, जिनका बल्क ऑफ बिजनेस जिन कंपनीज का जेनरिक्स है, वहां पर प्राइसिंग प्रेशर है, वहां पर मार्जिन प्रेशर अभी भी है, तो वो स्पेस को हम अवॉइड करेंगे। बट सीडीएमओ और स्पेशलिटी फार्मा वाला स्पेस हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, और जिन कंपनीज में स्पेशल सिचुएशंस है वहां पर डेफिनेटली हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। रही बात हॉस्पिटल्स की, तो देखिए हॉस्पिटल्स जो है ना, इंडिया जो है इज वी आर एजिंग कंट्री नाउ। ग्रेजुअली हमारा पॉपुलेशन पिरामिड भी ओवर नेक्स्ट 10 years आपका जो है ओल्ड एज की तरफ जाएगा। तो उसमें हेल्थ केयर का रिक्वायरमेंट्स इंडिया में भी बहुत बढ़ेगा। और अभी भी अगर हम पर पर्सन बेड का बात करें तो इंडिया में बहुत लो है। तो उसमें जो है वी आर इन अ सिचुएशन जहां पर कि जो है हॉस्पिटल्स जो हैं, ज्यादातर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, उनका जो है जो केपेक्स साइकिल है वो इस स्टेज का इज गेटिंग ओवर, और उनका जो है रेवेन्यू में ये नंबर्स फ्लो होना चालू होंगे, उनका एफसीएफ जनरेशन चालू होगा। तो उसमें जो है इस स्पेस में भी हमारा जो है पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट है हॉस्पिटल्स में भी अक्रॉस द बोर्ड, मोर इन बिगर हॉस्पिटल्स देन स्मॉलर चेन्स। चलिए, ऑटो स्पेस पर अब आपका क्या व्यू रहेगा? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी रैली हुई थी, लेकिन जब से वेस्ट एशिया वॉर शुरू हुई एक ब्रूटल करेक्शन आई, अब वापस तेज़ी का मोड़ बन रहा है यहाँ पर। और विद इन ऑटोज क्या पर्टिकुलर सब सेगमेंट्स आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, अभी ऑटो में हमारा थोड़ा सा कॉशियस व्यू है। जो हमारे चैनल चेक्स या जो हमारा जो मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हो रहा है उसमें ये चीज समझ में आ रही है कि देयर इज अ क्लियर मार्जिन प्रेशर, जो कि जो है इसको अगला 2 क्वार्टर में प्ले आउट होना चाहिए। प्लस हमें एक और चीज का ध्यान रखना है ऑटो स्पेस में कि जीएसटी का जो बेनिफिट है वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है
आपके जो है नंबर्स में या बेस में आ जाएगा। तो उसके बाद जो है जो आपको जो अभी जो 25% और 30% का जो ग्रोथ दिखता है, वो जो स्पेस है वो सडनली आपको जो है नॉर्मलाइज होता हुआ दिखेगा। तो उसमें आपको जो है वैल्यूएशन थोड़ा सा जो है आपको डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेंगे। हैविंग सेड दैट, अभी वैल्यूएशन जो फॉल आया है इन स्टॉक्स में, वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल आ गए हैं, मगर अभी भी जो है देयर कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ मार्जिन्स एंड मे बी 3 मंथ्स और 4 मंथ्स डाउन द लाइन व्हेन एज द बेस कैचेस अप, ग्रोथ का नंबर्स पे भी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इस स्पेस में स्पेसिफिकली अगर हमारा टॉपिक्स का बात करें या हमारा जो है प्रेफरेंस किस सेगमेंट्स का है, तो जो है जो प्रीमियम आपका जो प्रीमियम टू व्हीलर सेगमेंट्स हैं दैट कंटिन्यू टू डू वेरी वेल, और हमारा यही मानना है कि आगे भी जो है प्रीमियम सेगमेंट्स शुड कंटिन्यू टू डू वेल। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है दैट इज अ बिग थीम दैट इज प्लेइंग आउट एंड इट्स अ स्ट्रक्चरल थीम, जैसा हमने चाइना में देखा है प्ले आउट होते हुए लास्ट 10 साल में कि जो है आइस का शेयर हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली एंड ईवी का शेयर हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली इन टू व्हीलर सेगमेंट। सेम थिंग कैन प्ले आउट इन इंडिया एज वेल, सो वो भी हमें एक स्पेस बहुत अच्छा लगता है। बाकी ऑटो एंक्स भी जो है स्पेस हमें जो है बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हमें अच्छा लगता है। ओके सुमित जी, जैसे कि मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस पे उतरूंगा थोड़ा सा। अभी गोल्ड सिल्वर को छोड़ते हैं, है ना, AUAG को छोड़ते हैं फॉर द टाइमिंग, इंडस्ट्रियल मेटल्स पे बातचीत करते हैं, है ना, फेरस नॉन फेरस ग्रुप, यहाँ पर क्या व्यू रखते हैं आप इस वक्त? मेटल्स जो कि आपके पोर्टफोलियो का हमेशा एक अंश होता है, बीइंग ए सिक्लिकल स्पेस, अभी आपका टेक क्या है? क्योंकि मतलब बीते 4-5 सालों में अच्छा पैसा बना के दिया इस स्पेस ने। देखिए, हमें जो है वी आर प्रेफरिंग फेरस ओवर नॉन फेरस एट दिस पॉइंट इन टाइम। सबसे पहले तो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में जो लास्ट में जो तेजी आई है 3000 से जो $3700 $3800 गया था एल्यूमिनियम, वो जो है बिकॉज ऑफ योर मिडिल ईस्ट इशू, जहाँ पर कि जो है करीब काफी बड़ा जो एल्यूमिनियम कैपेसिटी, स्मेल्टर कैपेसिटी जो है वॉज शट डाउन। तो वो अब जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो वापस जो है आना चाहिए ऑन ट्रैक इन नेक्स्ट 3 to 6 months। प्लस जो डेफिसिट का सिचुएशन था एल्यूमिनियम में, दैट इज लाइकली टू एंड मे बी इन ईयर्स टाइम, ईयर एंड हाफ टाइम। तो ये जो प्राइजेस हैं एल्यूमिनियम की $3300 $3400 आज का, क्या आई डोंट नो अभी कितना प्राइस है आज का, बट $3300-$3400 का जो है वेदर इट इज सस्टेनेबल, डिमांड डिस्ट्रक्शन कितना होगा, जब सप्लाई नॉर्मलाइज होगी तो क्या प्राइस होगा, दैट मेक्स अस स्लाइटली कॉशियस ऑन द एल्यूमिनियम एज अ स्पेस। कॉपर would still continue to be in deficit, तो कॉपर एज अ स्पेस हमें ठीक लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत ज्यादा जो है कॉपर के प्लेस अवेलेबल नहीं है। फेरस की बात करें तो फेरस एज अ स्पेस भी कंटिन्यू टू लाइक, अभी भी डिमांड जो है रोबस्ट है, स्टील जो है आपका आराम से 8 से 10% जो है ग्रोथ कर रहा है YOY, एंड एट द सेम टाइम जो है जो इंडिया ने जो चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है, उसके बाद जो है आपका स्टील का स्प्रेड्स अभी भी काफी अच्छा है, एंड अभी भी हमारा स्टील प्राइसेस जो है चाइना के मुकाबले करीब 4 से 5% डिस्काउंट पे है, तो वहां से डंपिंग का भी कोई बहुत बड़ा चांसेस नहीं है। तो इस सेगमेंट का जो है प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड शुड बी प्रीटी रीजनेबल। तो सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे आपने अपने अपने व्यू को हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भविष्य में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, बातचीत करेंगे आपसे प्लेसमेंट की, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आइए निफ्टी 24,111 एक बड़े गैपअप के बाद हमने ऑलमोस्ट 24,170 की ट्रैजेक्टरी को छुआ, इट्स 24111, और मुझे लग रहा है कि इस आज की क्लोजिंग ने एक बहुत हद तक स्पेस ऑप्शन राइटर्स को भी दिया है। कैसे अप्रोच करें इस क्लोज को, और क्योंकि कल एक्सपायरी डे है, व्यू करेगा इस क्लोज पर? देखिए वीरू, इस मार्केट में अप्रोच जो ये रही है वो यही रही है कि इंट्राडे में या तो आपको गैप डाउन मिले, जैसा कि फ्राइडे को मिला था, उसमें बाइंग करने पे आपको फ़ायदा होगा, या फिर आप अपनी पोजीशन को कैरी करें। इवन अगर आपने थर्सडे की पोजीशन कैरी की होगी तो आज ठीक ठाक आप वापस प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो इस मार्केट में कैरी करें, क्योंकि बड़ा पैसा कैरी करके बन रहा है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हम पिछले आई थिंक 10-12 दिन हो गए उन कॉल्स को लेकर कैरी करने की बात हो रही है, उन्हें लेकर जाएं। और अगले हफ्ते मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते का हाई निकलने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की क्लोज काफ़ी अच्छी है, निफ्टी की क्लोज उतनी स्ट्रांग नहीं है, ये बात मैं जरूर कहूँगा। मोमेंटम जो है वो एक्सपायरी वाला मोमेंटम जो है वो बुल्स के साथ है, और बैंक निफ्टी की क्लोज काफ़ी अच्छी है। निफ्टी की क्लोज थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, क्योंकि आज का हाई था करीब 24,168,
आपका थर्सडे का हाई था 24,180 के करीब 179 के हाई करीब, तो उस लेवल पर आकर क्लियरली थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, और अगर आप उस लेवल के करीब बंद हुए होते तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन उससे थोड़ा एक हल्के से रिएक्शन के साथ बंद हुए, और कच्चा तेल भी 80 के आसपास ही बना हुआ है, तो वो एक हल्का सा रिस्क रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि मार्केट में अगर गैप अप हो गया, तो अगर आपने वो मिस कर दिया, तो इसके लिए अगर गैप डाउन हुआ भी जैसा कि फ्राइडे को हुआ था, तो टेक्सचर इतना स्ट्रांग है कि बाइंग आ जाएगी, तो इस वजह से एक आप कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर सकते हैं। बाकी तो खैर देखते हैं कल क्या होगा। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। नूपुर बताइए। सबसे पहले ईटनल यहाँ पर खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर ईटनल पर जो है वो बाइंग की रिकमेंडेशन डीलर्स की डेस्क पर आती हुई नजर आ रही। तो फोकस में फ्राइडे के दिन भी फोकस में था और आज फिर से मंडे को ईटनल फोकस में आते हुए नजर आया। दूसरा स्टॉक है IDBI बैंक का, यहाँ पर हेवी वॉल्यूम के साथ खरीदारी फैमिली ऑफिस की डेस्क पर आती हुई नजर आ रही है। फ्राइडे का एवरेज वॉल्यूम करीबन 5.8 करोड़ शेयर्स का होता है। ऑलमोस्ट 7 करोड़ के पार जो है शेयर्स यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आए। तो फैमिली ऑफिस पे यहाँ पर रिकमेंडेशन बाइंग की आती हुई नजर आई। और तीसरा स्टॉक है सेल, थोड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेलिंग प्रेशर डीलिंग डेस्क पर आते हुए नजर आया। हो सकता है पर्टिकुलर स्टील के जो प्राइजेस है वहाँ पे थोड़ी कमजोरी आती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर सेल पर आते हुए दिखाए। तो फोकस में ईटनल, IDBI बैंक और सेल है। ओके, तो ये है डीलर्स के डार पे। रुपये बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे, डीलर्स से जो मंत्रणा होती है, बातचीत होती है, उनकी प्लेसमेंट को लेकर इस प्रकार से डीलर्स के डार पर 3 ईटनल, IDBI बैंक और सेल में गजब क्रैक था आज 2.5% नीचे। खैर अब एक काम करते हैं, BTC ट्रेड शुरू करते हैं। पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पे है जो ट्रेड्स कैरी करेगा कल के लिए, व्यू अपना शेयर करेगा। मानस बताइए कल के लिए व्यू क्या है एक्सपायरी डे के लिए? तो देखिए कल के लिए बजाज होल्डिंग पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, तो इसके लिए इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। बजाज होल्डिंग के फ्यूचर में आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 10,650 के नीचे रहेंगे और टारगेट आपके 11,000 के आसपास से रहेंगे। बजाज होल्डिंग्स यहाँ पर आप चाहें तो लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अब बजाज होल्डिंग्स FNO का भी हिस्सा है, तो यहाँ पर और काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आज यहाँ पर ट्रिगर हुई है, तो ये एक स्टॉक होगा जो आपके रडार पर रहेगा। आप आशीष भैती जी आप क्या कैरी कर रहे हैं? जी अनुज जी, PSU बैंक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लास्ट हाफ एन आवर में अच्छी बाइंग यहाँ देखने मिली है। तो PNB पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 108 का SL मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसमें 113 और 115 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, ये हो गया PNB। राजेश सतपुत्र जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मैं डिफेंस में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड लूंगा। मासगांव डॉक, आप इसका चार्ट देखिए, मैंने पिछले हफ्ते भी दिया था, अभी भी उसी लेवल के आसपास है। आप कह सकते हैं कि होवर कर रहा है 2500 के ऊपर, ये अभी भी होवर कर रहा है। 2540 प्राइस है। 2510 का स्टॉप लॉस लगा के मासगांव डॉक शिप बिल्डर लेके जाइए। 2600 प्लस का टारगेट होगा। ओके, मासगांव डॉक। पंकज जी आपकी ट्रेड कल के लिए? सर एक MCX के फ्यूचर में एक सिमेट्रिकल ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। 2880 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 2855 रुपए का मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 2950 रुपए तक के टारगेट ओपनिंग में देखने मिल सकते हैं। ओके, MCX 28 पे। सौमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा बजाज फिनसर्व पर। बजाज फिनसर्व बहुत समय से कंसोलिडेशन रेंज में है। इन द लास्ट 3-4 महीनों से इनफैक्ट 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लेकिन अभी लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में एक फ्लैग पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है, टेकिंग सपोर्ट है 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज। आज बहुत अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है ये अब नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ शुरू हो रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1750 पर और टारगेट रखेंगे 1870 पर। ओके, बजाज फिनसर्व होल्डिंग्स पे भी ट्रेड हो गई, बजाज फिनसर्व पे भी हो गई। गाबा सर आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? मेरा ध्यान है सन फार्मा पर। ट्रेड करें 1863 पर, करीब 8 रुपए का स्टॉप लगाएंगे। 1855 का टारगेट होना चाहिए 1880। सन फार्मा ये हो गई गाबा सर की पिक। चलिए ट्रेड सारी पूरी हुई। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। ध्यान रखिएगा अब हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी डेटा पॉइंट्स जो हैं वो उस हिसाब से एडजस्ट होंगे। लेकिन वीरू बताइए कैसी रही मार्केट ब्रेथ?
बिल्कुल। आज कुछ हद तक जो सुबह सुबह रिलायंस और आईटी का योगदान था उसने इस ब्रेथ को फिर भी अगर आप देखें अनुज बहुत अच्छा बनाए रखा। लुक एट शॉर्ट कवरिंग आज ये बड़ी थी। आई थिंक इट्स द सेकंड बिगेस्ट फिगर और इसको स्पॉन्सर किया आईटी ने। लॉन्ग 77 दैट्स गुड और शॉर्ट 51 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 31 में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल सही तरीके से बटा हुआ। लॉन्ग पहले आइए इस पर आते हैं। डिलीवरी आज की स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आज सीएनबीसी आवाज़ ने पिक की थी उसने अपना कमाल दिखाया। आदित्य बिरला कैपिटल मेरे ख्याल से अपने ऑल टाइम हाई नहीं मेरे ख्याल से इस दौर के हाईएस्ट ट्रिप पे। जुबिलेंट फूड्स स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, अडानी ग्रीन के में अच्छा रिवर्सल था और मनप्पुरम फाइनेंस 3% ऊपर रहा। ये थे लॉन्ग। अब आइए जरा शॉर्ट कवरिंग। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आज मैनकाइंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, सिप्ला, आरईसी, एनएचपीसी, इरेडा इन सभी काउंटर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्ट की, जहाँ पे आज ट्रेडर्स ने थोड़ा अगर आप देखेंगे वैसे शॉर्ट्स ओपन किए सेल में, वारी में और इंडसइंड बैंक में, एशियन पेंट्स, कमिंस इन सभी काउंटर्स में आज एक शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लास्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग के वो प्रॉफिट्स जहाँ कैश में कन्वर्ट हुए। वरुण बेवरेजेस आज एफएमसीजी बास्केट बैकफुट पे थे। येस बैंक, प्रीमियम एनर्जीज, के फिनटेक और पेज इंडस्ट्रीज। एक बार वीबीएल लेके आइए वरुण बेवरेजेस। इनफैक्ट 512 पे ये क्लोज होता हुआ और आप कह सकते हैं कि इसने अपनी एक वो जो अपना एक ट्रेडिंग पाथ था ना जिस पे ये ट्रेड कर रहा था, आज से नहीं इनफैक्ट अप्रैल फर्स्ट वीक से 20 डेमा को ये अपना एक बेस मान के चलता था और पिछले 2 दिन में उसका वायलेशन हुआ है और ये क्लोज आ रहा है 50 डेमा के आसपास। सोमिल आपकी रीडिंग क्या कहती है वरुण बेवरेजेस पे? पहला व्यू उसके लिए जो लॉन्ग होल्ड करता है उसके लिए मैसेज क्या है, और अगर ये कल अपनी जर्नी 7-5-10 के नीचे शुरू करता है तो व्यू क्या होगा? आई थिंक वीबीएल में जो मूव शुरू हुआ था 3-4 महीने पहले, वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट्स के आसपास से शुरू हुआ था, विच वाज 380 के आसपास। वहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, प्लस एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल थी, वहां पर भी एक डाउनवर्ड एरिया में सपोर्ट था, वहीं से ही एक सपोर्ट लेके एक नया मूव ऊपर की तरफ शुरू हुआ है। नाउ 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम है ऑन द वीकली मंथली चार्ट्स पर। द ओनली प्रॉब्लम इज के लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ इन द वेरी शॉर्ट टर्म, और मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म में जो डाउन ट्रेंड है वो 200 डेली मूविंग एवरेज तक जा सकता है, विच इज 484। वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 480 पे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाए, जिसकी ऑलरेडी एक पोजीशन है लॉन्ग साइड पर। मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव रहेगा इन द मीडियम टर्म आउटलुक। नीचे में 480 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाए, और ये जो ब्रेकआउट मिला है उसका जो पूरा टारगेट है वो 590 तक जाता है, तो 590 के टारगेट्स के लिए आप इस वरुण बेवरेजेस में बने रह सकते हैं। वरुण बेवरेजेस में बने रह सकते हैं। मीनवाइल एक बार डिफेंस इंडेक्स रखिएगा वापस जरा, और रखिएगा भारत डायनामिक्स, क्योंकि वो ब्रह्मोस वाली खबर के बाद से ज़बरदस्त पंख लगे स्टॉक में और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर आकर ये स्टॉक अब क्लोज दे रहा है। और साथ ही सोलार इंडस्ट्रीज़, BEL, HAL, सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स जो हैं इनमें आज शानदार मूव्स आए। और फिर वो देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम ये सब चूज़ करते हैं, ChatGPT या स्पॉटलाइट, इनमें कई बार आप देखें तो पूरे दिन मूव नहीं आते, लेकिन आखिरी में मूव आ गया। अब तो ये एक अच्छी चीज़ रही, मैं तो कहूँगा कि एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहे हैं। और अच्छी बात ये रही कि मौका मिला इंट्राडे में लोग पार्टिसिपेट कर पाए, तो यहाँ पर अच्छे मूव्स आए। चलिए 2 और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहाँ अपर सर्किट लगे हुए हैं, किर्लोस्कर ऑयल और नोसिल। लेकर आइए जरा दोनों स्टॉक्स दिखाइए एक बार। 20% के अपर सर्किट दोनों स्टॉक्स में लगे हुए हैं, ऐसा क्या हो गया आशीष, बताइए ज़रा। दोनों स्टॉक्स में देखें तो ज़बरदस्त एक्शन, 20% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक की। यहाँ पर क्या बड़ा मूव देखने को मिला है। अब दरअसल डेटा सेंटर से कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, और ये हाइपर स्केल डेटा सेंटर सेगमेंट में एक एंट्री के तौर पर यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि एक हाइपर नेक्स्ट से 192 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर बुक से अगर आप देखें तो इस हाई ग्रोथ सेगमेंट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी की एंट्री देखने को मिल सकती है, और इसके लिए कंपनी तकरीबन 2100 करोड़ के आसपास का केपेक्स भी करने वाली है। ब्रोकरेजेस की भी आप देखें तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग राय निकल कर आ रही है। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय के साथ जो लक्ष्य है, पहले 1900 रुपये का टारगेट दे रहे थे, वो अब बढ़ाकर 2350 कर दिया है, और ये बता रहे कि आगे FY29 तक इसी सेगमेंट में इसी प्रोडक्ट को लेकर बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
और साथ में इसको ये भी चीज़ हाईलाइट करके बताया कि ये कमेंस से आगे निकल गया इस सेगमेंट में, तो कमेंस के लिए चीज़ नेगेटिव हो जाती है। और किर्लोस्कर ऑयल को एक थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें तो बड़ा एज यहाँ पर निकल गया है। FY26 से लेके FY29 के बीच में देखें तो रेवेन्यू में 23% और मुनाफे में 32% CAGR की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। और सेम पीरियड पर आप देखें तो 190 बेसिस पॉइंट मार्जिन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप देखें तो JM की तरफ से भी रिपोर्ट आई है जहां पर ये ऐड की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने 1955 से बढ़ाकर 2430 कर दिया। और सिमिलरली इनकी तरफ से भी मानना है कि EPS का CAGR तकरीबन 8% यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बढ़ोतरी के लिहाज से EPS में वैल्यूएशन मल्टीपल 35 से अब बढ़ाकर सीधे 42 टाइम्स कर दिया है। तो एक बहुत री रेटिंग हो रही है इस सेगमेंट के चलते और असर आप साफ देख पा रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं नोसेल की, तो नोसेल में भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड तेज़ी देखने को मिल रही है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का असर यहाँ पर है और चाइना, यूरोपियन यूनियन और US से जो इम्पोर्टेड मटेरियल होता था इससे घरेलू कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा था, तो इसमें एक एज मिला है और इस स्टॉक में भी देखें तो बड़ा मूव है। ओके, नोसेल 191 पे और करीब करीब 31 रुपये ऊपर 20% की अगर आप देखें तो यहाँ पे अपर प्रीज है और शानदार मूव यहाँ पे स्टॉक में। आशीष बाबा शुक्रिया। और किर्लोस्कर ऑयल सुबह से अगर आप देखें आपको बता रहे हैं हम 2390 पे ऑलमोस्ट 400 रुपये ऊपर ट्रेड करता हूँ। दोनों ही स्टॉक्स अपर फ्रीज पे लॉक्ड हैं। निफ्टी टुवर्ड्स क्लोज, जैसे कि अनुज मेंशन कर रहे थे कि बहुत इंप्रेसिव नहीं है बट स्टिल याद रखिएगा हम 24,000 की ट्रेजेक्टरी को अभी तक वेल सिक्योर करके ले जा रहे हैं अपने साथ। और बैंक निफ्टी वेरी क्लोज टू इट्स आई थिंक 58,000 जोन जो इस दौर का हाई भी है। कुछ और काउंटर्स जो कि टुवर्ड्स क्लोज थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे हैं। एक बार M&M लेके आई महिंद्रा और महिंद्रा 3054 पे डे लो पर ट्रेड करता हुआ। मानस इस बार इस स्टॉक की इसका बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। आपकी रीडिंग क्या कहती है इस वक्त M&M पर? देखिए ऊपर काफी रेजिस्टेंस दिख रहा है 3180 से लेकर 2450 इस रेंज में 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो जब तक 3250 के ऊपर ना निकले तब तक मेरा समझना है कि यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 3000 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं, क्योंकि अगर 3000 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो शायद इस बार 29-25 पे जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक होगा और शायद 2850 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। M&M 3055 पे। तो आज ऑटो, जब कुछ ऑटो बहुत शानदार मूव दे रहे थे उसमें M&M सिंक भी होता हुआ और टुवर्ड्स क्लोज एक स्टॉक और जो सिंक हुआ है बहुत तबीयत से, हालांकि ये हायर ट्रेजेक्टरीज में है अभी भी, दैट्स टाइटन। ये अकाउंट आज क्रैक हुआ और मेरे ख्याल से कूलिंग ऑफ हो रही है, जिसे कहते हैं ना बहुत ओवरहीटेड था ये स्टॉक। लास्ट वीक इसने करीब करीब आप समझिए 4051 से लेकर 4450 तक का मूव दिया मात्र 4-5 सेशंस में। उसके बाद कूलिंग ऑफ। और टाइटन के साथ साथ अगर आप देखें एक और स्टॉक आज एशियन पेंट्स कोलैप्स हुआ 2656, नॉट आई थिंक परफेक्ट कोरिलेशन विद क्रूड, मतलब जब क्रूड आज कमज़ोर था उसके बावजूद ये क्रैक हुआ 26 स्टॉक था। चलते हैं अब इस क्लोजिंग को अनुज के पास देखने के लिए। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया वीरू। और मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्लोज थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हुई लास्ट के आधे घंटे में, जो थोड़ा सा हम फिसले 24,100 के नीचे, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में अच्छी क्लोज थी। 57,900 के आसपास रहा ये मामला। आज निफ्टी आईटी ने अच्छा सपोर्ट किया, करीब करीब 200 पॉइंट निफ्टी आईटी ऊपर था। ध्यान रखिएगा फ्राइडे को ऑलरेडी लोअर लेवल से हम अच्छे खासा रिकवर हो चुके थे। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज मिड कैप ने 1/3%, लेकिन स्मॉल कैप ने अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई। 0.5% स्मॉल कैप ऊपर था और इसी वजह से एडवांस डिक्लाइन अच्छा था। पूरा दिन अच्छा रहा एक्चुअली, करीब करीब 2:1 के करीब का आज एडवांस डिक्लाइन रहा आपकी स्क्रीन पर। सेंसेक्स करीब करीब सेंसेक्स में भी अच्छी क्लोज थी, 77,000 के ऊपर आज हम बंद हो रहे हैं। चलिए अब सेक्टोरल गेनर्स देखते हैं और सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा डिफेंस। आज का हमारा ChatGPT सेक्टर था ये, याद रखिएगा 1.5% ऊपर। फार्मा में अच्छे मूव्स थे 1.25%। ऑयल एंड गैस, निफ्टी आईटी में अच्छे मूव्स थे। कैपिटल गुड्स और निफ्टी मेटल्स यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आए आज की ट्रेड में। लूजर्स में क्या क्या थे? एक इकलौता FMCG, बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी 0.5% के करीब FMCG सेक्टर में आज थोड़े से लॉसेस थे। निफ्टी गेनर्स में देखिए सिप्ला आज का क्लियरली सबसे क्लीन मूव रहा, पूरे दिन ये टॉप गेनर रहा, 5% ऊपर। टेक महिंद्रा 2%, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, सन फार्मा और इन्फोसिस, यहाँ पर ठीक ठाक मूव्स आज आपको देखने को मिले। और अब आते हैं हम आज के निफ्टी लूजर्स पर। एशियन पेंट्स, नेस्ले, थोड़ा सा FMCG का नेगेटिव इम्पैक्ट। टाइटन यहाँ पर डिक्लाइन आई। श्रीराम फाइनेंस थोड़ा सा गिरा, 1000 के नीचे आया। ट्रेंट में गिरावट आई थोड़ी सी। और पावर ग्रिड भी एक और स्टॉक रहा जहाँ आज थोड़ी सी गिरावट रही। वीरू
जी हाँ, तो अगर आप देखें कुछ स्पेस, कुछ काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पे थे, और इंडेक्स अगर आप देखें एक बड़े मूव के बाद आज फिर थोड़ा लेटर हाफ में कंसोलिडेशन के मूड में था। खैर, आज की रणनीति आपको शेयर की गई और उसके हिसाब से अगर आप देखें बैंक निफ्टी फिर भी बेहद शानदार रहा, ऑलमोस्ट 11,000 के क्लोज। बाकी कल का व्यू, कल की रणनीति, स्टॉक्स इन न्यूज़, सब कुछ अगर आप देखें एक बार फिर से लेके ये पैनल आपके साथ कल सुबह सुबह जुड़ेगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 23 जून की एक्सपायरी है। सुबह मिलते हैं, मुलाकात करते हैं मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार।